जब मैं 10 साल का हुआ 10 प्लस, तो मेरी मदर जो है वो हमें छोड़ के चली। फादर जो है हमारे, वो हमारी तरफ देखते नहीं थे। घर का माहौल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जितनी दिक्कतों में समय या भगवान आपको डालता है, आप उतने स्ट्रांग बन जाते हो अगर आप उस चीज को ओवरकम करके आगे आ जाते हो। कि किसी के पास पैसा नहीं है, चलता है, लेकिन उसके पास मोरल सपोर्ट नहीं है ना, वो ज्यादा उसको चीज स्ट्रेस क्रिएट करती है। बिजनेस इज अ रिस्क, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिजनेस करा और चल गया, नहीं। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कर रहे हो तो भी आप प्रॉपर एग्रीमेंट आपके उसके रिटर्न में होने चाहिए, हर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ट्रस्ट पे बिजनेस मत करो। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, माना ये शाम गम की है, माना ये शाम गम की है, पर शाम ही तो है। मैं और नितिन आप सभी का स्वागत करते हैं माय स्टार्टअप स्टोरी के फिटनेस बिजनेस पॉडकास्ट पे। आपके और मेरे बहुत सारे रेजोल्यूशन बनते हैं हर साल फिटनेस के। कभी हम वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या तो फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी अपने फिटनेस आइडल को स्टॉक जरूर किया है ना नितिन? बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट हम फिटनेस के ऊपर ही लेकर आ रहे हैं, फिटनेस के एक ऐसे महादिग्गज के बारे में जिन्होंने मिस्टर दिल्ली 2013 में विन किया था, ऑल इंडिया टॉप 5 रैंकिंग लाई थी 2015 में, और ऑल इंडिया फिजिक में टॉप 3rd रैंक लेकर आए थे। मैं बात कर रही हूँ हमारे फिटनेस आइडल का, जिनका नाम है मिस्टर रोहित। नमस्कार। 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 थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट इंट्रो एंड वार्म वेलकम। तो रोहित, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि रोहित कौन है। रोहित एक फिटनेस ट्रेनर है सबसे पहले, देन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक अपना खुद का जिम है, ठीक है। एंड आई एम मैरिड विद 2 किड्स। तो बिजनेस जहाँ पर मैं ट्रेनर भी हूँ, और एक मेरी फैमिली। सो दिस इज रोहित। ओके, सो आपने कहा आपका बिजनेस है, राइट? तो क्या बचपन से ही आप बिजनेस करना चाहते थे? देखो, कहीं ना कहीं था, थोड़ा सा था कि बचपन से मैं सोचता था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि बिजनेस ही करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो मेरे करियर की है वो जॉब से स्टार्ट हुई थी। था मेरे को एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से सोचा था कि वो बहुत रेप्यूटेड जॉब करूंगा या कुछ भी करूंगा, जॉब वगैरह। और बिजनेस का मेरा बचपन से था कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि जिम बिजनेस करूंगा या फिटनेस लाइन में आऊँगा। और इनिशियली जो मेरे करियर की स्टार्टिंग हुई है ना, वो जॉब से हुई है। मतलब सीधा ऐसा नहीं था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मैंने एज ए फिटनेस ट्रेनर, और उससे पहले मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं। तो उसके बाद फिर मैंने 2011 में अपना खुद का जिम खोला, और तब से मैं वही रन कर रहा हूँ। तो रोहित, आपका बचपन के बारे में बात करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा था? देखो, बचपन जो था, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हर किसी के साथ होती है। बट मेरे को ये लगता है कि एक्चुअल में जो मेरा बचपन था ना, वो काफ़ी दिक्कतों वाला था। उसका रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरे मदर और फादर, इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे जब हम छोटे छोटे थे, ठीक है। मतलब मैं 7 साल का था, तब से वो चीज़ हमने देखनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और वो बड़ी स्ट्रेसफुल होती है छोटे बच्चों के लिए। तो एक वो स्ट्रेस था। उसके बाद जब मैं 10 साल का हुआ 10 प्लस, तो मेरी मदर जो है वो हमें छोड़ के चली गई। छोड़ के इन द सेंस कि वो शी एक्सपायर, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि वो है या नहीं है, ठीक है। वो इनमें मेरे मदर फादर में झगड़े हुए, तो वो फिर अलग रिलेटिव्स के रहने लगी, मतलब अपने ब्रदर के, यानी कि मेरे मामा वगैरह के। तो फिर वहाँ से एक दिन खबर आती है कि वो शी डिड शी कमिटेड अ सुसाइड, ठीक है। अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो लास्ट न्यूज़ थी जो हमने अपनी मदर के बारे में सुनी थी। तो उसके बाद से और ज़्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, क्योंकि बच्चे जो 10 साल का है, मेरे भाई भी थे। अब आपको, और फादर जो है हमारे, वो हमारी तरफ देखते नहीं थे। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं लेते। एक होता है ना बाप की, यार उसको पता है कि मेरा बेटा है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, इसकी ज़रूरतों को मुझे पूरा करना है। उन्होंने कभी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, ठीक है। तो अब सबसे मेन स्ट्रगल या चैलेंज ये था कि हमें बिना किसी की गाइडेंस के, बिना माँ बाप के बड़े होना था, सरवाइव करना था, ठीक है।
कि जो पैसे हैं उसी में हमने गुजारा करना है, जो भी करना है। तो ऐसा था वो, शॉर्ट में बोलूँगा बहुत स्ट्रगलिंग था। खाना भी खुद बनाना, कपड़े भी खुद धोना, पढ़ाई भी खुद करनी, स्कूल भी खुद जाना, कोई भी चीज़ करनी है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना है। और आपको पता नहीं है, सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है कि यार मुझे काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। हमें पता नहीं था कि यार हमें ये करना है तो कैसे करना है। तब वो जो दिक्कतें आई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। और फिर 13-14 की उम्र से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर अब ऐसा ही रहा है। स्ट्रगल मतलब बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, और वो पेनफुल रहा है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। स्ट्रेसफुल रहा है, पेनफुल रहा है। तो जैसे आपने बताया, ऑब्वियसली बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी के लिए भी होगी जब इतना ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं इनिशियल ईयर्स में। तो आपको क्या लगता है, क्या जब इनिशियल ईयर्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्या उसी वजह से आप आज की डेट में इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, या कुछ की पॉइंट्स जो शुरू के सालों ने आपको सिखाया हो? नहीं देखो, बिजनेस अच्छा रन कर रहा हूँ वो शायद उसकी वजह से नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में क्या है कि बिजनेस में ना आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। यू नीड अ स्किल। कोई भी बिजनेस आपको रन करना, आपको स्किल चाहिए, उसके लिए उसकी नॉलेज चाहिए। तो वो कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका बचपन खराब गया हो, करेक्ट। लेकिन वो जो चीज़ें हुई हैं बचपन में, उसने ना, जितनी आपके पास, आपके ऊपर मुसीबतें आती है, जितनी दिक्कतों में भगवान आपको डालता है, ऐसा बोलते हैं ना, भगवान ने दिक्कत दी है, यार भगवान ने दी होगी वही निकालेगा। तो जितनी दिक्कतों में समय या भगवान आपको डालता है, आप उतने स्ट्रांग बन जाते हो अगर आप उस चीज़ को ओवरकम करके आगे आ जाते हो, ठीक है। तो यू बिकम स्ट्रॉन्गर देन योर पास्ट, ठीक है, ये चीज़ है। तो बिजनेस रन करने के लिए वो स्ट्रगल नहीं मैं बोलूँगा कि उसने हेल्प की, बट हाँ, एक एक्सपीरियंस ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं ऐड हुआ है। यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ यू। आई एम श्योर आपके क्लास में और भी बच्चे होंगे, बट उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते होंगे उस समय, क्योंकि आपका ये फेस चल रहा था। तो मेरा सवाल अगेन ये है कि क्या फेलियर्स डिटरमाइन करते हैं आपकी लाइफ को, और कितना ज़रूरी होता है स्ट्रगल्स या फेलियर्स का होना लाइफ में? देखो, स्ट्रगल ये है, मैं आपको बताता हूँ कि और भी बच्चे आपने बोला क्लास में होंगे। डिफरेंस पता क्या है कि लंच वो भी ले जाते थे, लंच मैं भी ले जाता था। पर जो उनके लंच में रोटी होती थी वो उनकी मम्मी बनाती होगी शायद। मेरी रोटी 6th क्लास से मैं लंच खुद बना के पैक करके ले जाता था। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना। अब वहाँ जब आपको पता है कि भाई मैंने स्कूल में जाके भूखा मरूंगा अगर लंच नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। रोज रोज तो आप बाहर का खाओगे ना, खाओगे नहीं, फिर आपको पैसे भी चाहिए। अब वो पैसे वाला देने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। तो वहां से आप ना एक फ्यूचर को थोड़ा सोच के समझ के कि मुझे आज ये करना है कल के लिए, तो वहां से ये जरूर एक आपके माइंड में एक मैं कहता हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट टाइप लगा लो कि आप स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देते हो कि यार मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, इतनी छोटी एज से, ठीक है। तो वहां से कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी। जो वो स्ट्रगल था वहाँ पे करना स्टार्ट किया, तो वो आगे चल के काम आया डेफिनेटली। तो आप बचपन में इस सारे स्ट्रगल लाइफ में अकेले थे, आपके साथ आपके ब्रदर सिस्टर कुछ फैमिली? मैं था और मेरे 2 भाई थे। एक मेरे से बड़े भैया थे, एक मेरा छोटा भाई था। तो हम तीनों ही बेसिकली, हम तीनों ने सेम चीज़ों को फेस किया है, और साथ-साथ हम ग्रो करे हैं। और हमने काफ़ी अच्छा ग्रो भी अपने आप को हम तीनों ने ही सँभाला था। बट फिर किस्मत ने आगे थोड़ा-सा साथ दोबारा नहीं दिया। जैसे कि? जैसे कि छोटे भाई की बात करूँगा, वो भी 13 साल से उसने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी थी। किसी की शॉप पे लग गया था, ज्वेलर्स की बेसिकली। वहीं से छोटे-छोटे काम जो भी कोई करता है, अपनी शुरुआत ऐसी करता है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया था, मैंने अपने पापा का जो काम होता था वही करना स्टार्ट कर दिया था। बड़े भाई ने कुछ और काम स्टार्ट करना करते, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है। फिर धीरे-धीरे करते-करते स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आफ्टर माय 12th मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, छोटे-छोटे इवेंट्स। पेट्रोल पंप पे फॉर्म साइन करवाना, सर्फ एक्सेल का प्रमोशन करना। आप सड़क पे बैठे हो बट आपको पैसे चाहिए, आपको करना है, ठीक है। तो और भी, इवन ताज में भी मैंने एज अ वेटर काम किया हुआ है, ठीक है। बहुत लंबा टाइम नहीं, 2 दिन का किया हो, बट मैंने किया है कि मैंने कहा जाके देखो शायद यार ये वाला काम सूट कर दे, और अभी तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सब करते करते हमने, वो जो मेरे भाई हैं वो अलग काम में लगे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो है नहीं। जब आपके ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं है,
कोई सपोर्टर नहीं है जो आपको कहे कि बेटा पढ़, मैं बैठा हूँ। आपको अब क्या करना है, जल्दी से जल्दी ना, आपके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास कि यार रात को खाना है तो क्या खाना है, ठीक है, तो कल क्या खाना है, हमें यही टेंशन होती थी कि यार कल क्या करना है, आज तो चल हो गया जैसे कैसे, कल क्या करना है। तो फिर उस टाइम आदमी ये सोचेगा कि वो ये नहीं सोचेगा किताब लेके बैठूं पढ़ूं, वो ये सोचेगा कि यार मैं अपने खाने का जुगाड़ करूं, तो वो कोई भी काम करेगा। लोग करते, सब करते हैं, हमने अनोखा नहीं किया। बस ये था कि एक लाइफ में ऊपर कोई नहीं था, माँ बाप नहीं थे, सपोर्ट नहीं था। एक मोरल सपोर्ट होता बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मदर थी नहीं, फादर थे, उनका वैसा सपोर्ट नहीं था, उनका नेचर ऐसा था उस टाइम का। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा, जिसका जैसा नेचर है, ठीक है, उनका नेचर वैसा था। टाइम के साथ उन्हें समझ में आया, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए, पैसा भी आने लगा और हम अच्छा खासा कमाने भी लगे। बट 2011 में स्टार्टिंग में, उस टाइम मैं मुंबई में था, ठीक है, मैं अपने भाइयों की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं मुंबई में था, तो ऑल ऑफ सडन मुझे एक कॉल आता है दैट कि आपका जो छोटा भाई है ना, वो एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर हो गया, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ। तो मैं शॉक में आ गया। वो मेरी लाइफ का दूसरा सबसे बुरा दिन था। आपको खाना नहीं मिलता, आपका बिजनेस लॉस होता है, आपके खुद को इंजरी हो जाए, कोई बीमार हो गया, ठीक है, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है, ये सारी दुख तकलीफें होती है एक बहुत छोटे लेवल की, समझना पड़ेगा। लेकिन आपकी फैमिली में जिसको आप इतना प्यार करते हो, देखो फैमिली में आप हर किसी को प्यार करते हो, इवन किसी को नहीं भी प्यार करते ना, वो उसकी भी अगर डेथ या इस तरीके से आप सुनते हो कि वो छोड़ के चला गया, तो वो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो रिकवर नहीं होगा। फाइनेंशियल लॉस है, रिकवर हो जाएगा। आप बीमार हो गए हो, ठीक हो जाओगे। और भी कोई चीज़ टूट गई है, बहुत कीमती थी, नहीं आ जाएगी। लेकिन जो इंसान एक बार मर गया, वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल लॉस कवर नहीं होगा। तो फिर मुझे नहीं पता कैसे मैं मुंबई से दिल्ली आया, तो फिर पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। Was he struggling through depression? Was he going through a rough phase? कुछ ऐसा हुआ था? आप connected, क्योंकि आप तीनों ने struggle साथ ही किया है, काफ़ी किया है। मैं नहीं कहूँगी बहुत नॉर्मल है, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि आप तीनों का स्ट्रगल नॉर्मल रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहा है, तो कुछ स्ट्रेस था, कुछ आपको पता चला, कुछ डिप्रेशन था, समथिंग लाइक दैट? देखो क्या होता है ना, जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है, तो आपको ना पता नहीं होता कि यार मुझे बाहर अगर किसी से बात करनी है या कोई काम करना है, कोई कुछ भी करना है मुझे, ठीक है, मुझे चाहे खाना ही बनाना है, कैसे बनाना है नहीं पता, आपको गाइड नहीं करा किसी ने, तो उस टाइम ना आप बहुत दिक्कत में होते हो कि यार ये मैं रोटी सब्जी बनाऊं कैसे, ठीक है। अब आपने कभी किया नहीं, तो आपको वो स्ट्रेस क्रिएट करती है कि कैसे करूं, लेकिन आपको बनानी है, वो करनी है, तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। अब दूसरा काम ये है कि आपको पैसे चाहिए, ऑब्वियसली बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, दिवाली बनानी है, पैसे चाहिए, होली बनानी है, क्योंकि उसे मतलब नहीं है, उसे खिलौने से मतलब है। अब हमारी वो खिलौने वाली लाइफ थी जिस टाइम पे हमें शायद वो चीज़ें नहीं मिली, मानते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम थे, लेकिन क्या होता है ना कि किसी के पास पैसा नहीं है, चलता है, लेकिन उसके पास मोरल सपोर्ट नहीं है ना, वो ज़्यादा उसको चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है। आपका कोई नुकसान हो गया, मैं कहूँगा धारणा, इट्स ओके यार, आप तेरा नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक काम कर, कुछ नहीं होता, इतना बहुत होता है, हम बोल देते हैं ना दूसरे को यार कुछ नहीं होता। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे रोज़ के छोटे छोटे स्ट्रगल थे बचपन के, जो धीरे धीरे स्ट्रेस क्रिएट करते रहे, वही एंग्जाइटी, वही फियर उससे क्रिएट हुआ, और उसी क्रिएट होने के बाद एक डिप्रेसिव स्टेट आ जाती है, इंसान को खुद पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद आपने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, उसने बिजनेस किया, उसके बिजनेस में लॉस हुआ। अच्छा, वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस करता था, उसका एक सीडी का शॉप था उस टाइम पे ना, अब सीडीज का टाइम जा रहा था, अब उसको स्विच करना था दूसरे किसी बिजनेस पे, ठीक है। बिजनेस ये था कि वो एक शूज़ का कोई काम करना चाहता था, ऐसा जो मुझे बोला था उसने, ठीक है, जो मेरे सुनने में था कि यार ये वैसा, मैं वैसा करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर घर का माहौल जो होता है ना, वो
बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और चीज़ मैटर करती नहीं है लाइफ में। सबसे पहली चीज़ आपकी फैमिली है, माँ बाप, ठीक है, आपके भाई बहन। अब घर में वो अकेला था काफ़ी टाइम से। मैं मुंबई था, बड़े भैया कहीं और बाहर थे, ठीक है, मर्चेंट नेवी वो करते थे, तो वो वहाँ बाहर थे, और उसके अलावा उनका काम ऐसा था कि वो 2-2 दिन शायद नहीं आते थे। फादर थे, उनका कोई इंटरेक्शन था, होता नहीं था बेसिकली। तो वो अब आइसोलेट होके पता नहीं कौन सी चीज़ उसको कर गई, हिट कर गई, ठीक है, क्योंकि पास्ट हमारा थोड़ा ऐसा रहा है। तो पास्ट धीरे 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 करके अब घड़ा भरा हुआ था। कोई होता उसको खाली कर देता कि भाई कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट उसके बाद शायद कोई था नहीं, और कोई कितना भी समझदार हो जाए, 23 की एज उसकी एज थी, वो बहुत समझदार था, लेकिन फिर भी वो मैच्योरिटी की एज नहीं होती है, ठीक है। उस टाइम में कोई भी सोच सकता है, जैसे कितने बच्चे आप देखते सुनते होंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पेपर में फेल हो गए, 12th का एग्जाम नहीं आया, उनको पता नहीं ना बेचारों को कि यार एक एग्जाम ही तो है, अबे क्या हो गया, आईएएस का एग्जाम ही तो है। आईएएस बहुत बड़ी चीज, हवा बना रखा है, हवा है, लेकिन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट थोड़ी है वो। आईएएस नहीं बना, वो उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू रहेगा, जिंदा रहेगा, तो तू हो सकता है उससे बड़ा कुछ बन जाए यार। अगर उसको हौसला देने वाले, उसको समझाने वाले, उस पर बर्डन डालने वाले नहीं, उसको 4 दोस्त ये बोलेंगे, या माँ बाप की उम्मीदें ऐसी कि तू आईएएस बनेगा, आईएएस बनेगा। अब उसको पता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, इनकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरा, उसने सुसाइड कर लिया। आईएएस क्या है फिर, आईएएस क्या है फिर, कुछ नहीं मैटर करती वो, है ना। लाइफ जो है बंदे की, इंसान की, वो मैटर करती है, और उसके पास उम्मीद होनी चाहिए, होप होनी चाहिए, वो मैटर करती है, क्योंकि उस होप और उस उम्मीद से आईएएस तो क्या, वो उससे भी बड़ा कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो भी काम आप कर रहे हो, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपको कोई जॉब चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अगर आपको नहीं मिलती है तो उसके बाद आपके पास कौन से दरवाजे खुलते हैं आपको भी नहीं पता। बिल्कुल। एक बहुत अहम सवाल है मेरा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, और मेंटल हेल्थ कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बंदे से बात कर रहे होते हैं, एकदम परफेक्ट दिखने वाले लोग, एकदम हँसी-खुशी रहने वाले लोग, और मैंने काफ़ी ऐसा देखा है, सुना है, लाइव भी देखा है कि ऐसे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। मेंटल हेल्थ, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, आई एम श्योर कि थोड़ा सा एम्फसाइज अगर आप आज के यंगस्टर्स को, स्पेसिफिकली जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, उनको बताएं कि मेंटल हेल्थ लाइफ कितनी ज़रूरी है, और जब ऐसा कोई फेज आए उनकी लाइफ में, क्योंकि आई एम श्योर ये एक बहुत छोटे टाइम पीरियड का एक फेज होता है, राइट, जब आता है और आप सोचते हैं कि आप सुसाइड कर लें, राइट। तो ऐसे फेज जब आए, जो लोग सुन रहे, हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी सुन रहा है जो ऐसे डिप्रेशन से जा रहा हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ आप कहें ताकि वो आपकी बात को अच्छे से समझें। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी खुद की फैमिली में 3 लोगों ने सुसाइड किया। एक मेरी मदर, ठीक है, जिनका मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऐसा मुझे बताया जाता है, क्योंकि हम छोटे थे और वो कहीं और मामा के घर रहती थी। दूसरा मेरा भाई जो सामने हुआ, छोटा वाला, 2012 में मेरे ब्रदर का, बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनकी स्पाइन टूट गई, अंदर ये रिब केज वगैरह सब ब्रेक होगी, अब वो बेड बाउंड हो गए, ठीक है। मैंने उनको एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके मैं ही उनको हॉस्पिटल ले गया, मेरे सामने। वो ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा जा रहा है, ठीक है, वो मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, मैं चीख रहा चिल्ला रहा, सिर फटा हुआ, एक्सीडेंट हो गया था बहुत खतरनाक। वेंटिलेटर पे रहे वो 2-3 दिन। तो मैं यही प्रे कर रहा था कि मेरा भाई जो है वो बच जाए, क्योंकि फिर एक इंसिडेंट, मेरा एक भाई मैं पहले खो चुका हूँ, एक अब ये, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये होता है, बंदा कहता है अरे क्या हुआ, कर क्या रही है लाइफ यार, ये कर क्या रही है। जब आपके साथ ऐसा होता है ना किसी के, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आपके मन में उठता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो चीज़ें हो गई है ना, वो हो चुकी है। अब हमें बस ये देखना था कि कैसे, जो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि इनकी स्पाइन टूट गई एंड ही विल बी बेड बाउंड फॉर हिज एंटायर लाइफ, ठीक है, बेड बाउंड और चेयर बाउंड, कि ये खड़ा होकर आदमी चल नहीं सकता। हमने कहा ऐसे कैसे हो गया यार, ये थोड़ी कोई बात होती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमने पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो पता चला कि स्पाइन जब आपकी ब्रेक हो जाती है, उसमें जो नर्व्स होती है उनका कनेक्शन टूट गया, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। पैरालाइज होना एक अलग बात है, जो अपने आप हुआ गया, कि कम से कम वहाँ नसें हैं, मतलब तार है, बट बिजली चली गई, बट तार ही कट गए, तो वो तार दोबारा डलते नहीं है, समझ गए आप, ये चीज़ है। तो वो तार कट गए स्पाइन ब्रेक होने की वजह से।
अब वो चेयर बाउंड बेड बाउंड हो गए, बहुत डिप्रेस रहे वो 8 साल, जिसके बीच में उन्होंने बहुत बार उल्टा सीधा मतलब सुसाइड अटेम्प्ट भी किए कि मुझे नहीं जीना। जो आदमी, वो फिटनेस ट्रेनर थे बाय द वे, अच्छा। बहुत अच्छी उनकी बॉडी थी, बहुत ऊपर लेवल पे थे, इवन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमएमए ओके। एट द टाइम ऑफ हिज एक्सीडेंट, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमएमए। हमारे ऑडियंस को एमएमए बताइए। एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती है जो जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ, ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इंडिया में अभी बहुत कम है, उसका स्कोप नहीं है। आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और आई होप कि इंडिया में भी अब धीरे धीरे बन रही है, उठ आ रहा है, बट अभी वैसा है नहीं, और वो हर कोई नहीं कर पाता। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फिजिक जो है बहुत स्ट्रांग चाहिए आपको, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। अब एक आदमी इतना एक्टिव जो बेड बाउंड हो गया, हम नहीं समझ सकते उसकी जो प्रॉब्लम है ना, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है। उनको ये नहीं पता कि उनका टॉयलेट कब आ रहा है, ठीक है, उनका मोशन कब हो रहा है, कुछ नहीं पता, सेंस नहीं है। चेस्ट से नीचे उनको बस यहाँ फील हो रहा है, उंगली टच कर रहे हैं, यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो आदमी ऑब्वियसली वो डिप्रेस होगा, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपके साथ लाइफ कुछ भी करती है, ठीक है, आपको तब भी पॉजिटिव रह के, जो आपके पास है ना, जो बच गया, मैं उनको यही बोलता था भैया को, भैया देखो जो भी है ना भाई, ऐसी रह हमारे साथ, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी है हम करेंगे, तू रह हमारे साथ। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो वो समझते थे फिर हो जाता था, समझते थे फिर हो जाता था, ठीक है। आप एक बार, आप ऐसा है ही नहीं कि आप अभी खुश हो और पूरा दिन रहोगे या कल भी रहोगे। आप अभी खुश हो ना, अगले मिनट आपको ना स्ट्रेस किसी चीज़ का क्रिएट हो जाएगा, फिर आप फिर ठीक हो जाओगे, फिर रात को हो जाएगा, फिर रात को सोगे, सुबह उठोगे, फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसी उनके साथ ना इस तरीके की चीज़ें होती थी, जब वो अकेले हर टाइम, आप हर किसी के पास नहीं बैठ सकते। मुझे अपने काम पे जाना है, मेरी वाइफ को खाना बनाना है, बच्चों को कुछ और करना है, तो जितना होता था हम करते थे। बट उन्होंने अपना माइंड सेट एक तरीके से, मैं कहूँगा कि वो थोड़ा बना लिया था कि मुझे ऐसे नहीं जीना, ठीक है। हाँ, हमारे लिए वो ज़रूर करते थे कि भाई तुम्हारे लिए नहीं तो मेरा कोई जीने का मकसद है नहीं है। मैं कहता था अभी है, बहुत कुछ है, आप देखो कि आप ऐसे आप क्या कर सकते हो। लेकिन उनका माइंडसेट क्या है ना, कि वो चेंज मैं और बहुत सारे ऐसे लोग, इवन साइकोलॉजिस्ट और जो हमारे नोन थे, बहुतों ने समझाया करा, बट वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी मेडिसिन भी बहुत चलती थी, जो जिनका साइड इफेक्ट था कि वो डिप्रेस कर देती थी, एंग्जाइटी क्रिएट करती थी, इस तरीके की पेन किलर्स बहुत उनको लेनी पड़ती थी। तो लास्ट में फिर उन्होंने भी 8 साल बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो अब जो भी देख रहे हैं, कोई भी, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे उसके बिजनेस में लॉस हो गया, चाहे उसकी टांग टूट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, चाहे उसके घर में कोई ऐसा फिजिकल लॉस हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गई, उस किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया, किसी ने कुछ भी कर दिया हो, बस आपकी सांस चल रही है, और कुछ भी हो गया हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो गया हो, अगर आपकी सांस चल रही है तो समझ लो कि अभी आपके पास सब कुछ है। चाहे आपके एग्जाम्स में आप फेल हो गए, कुछ भी हो गया हो, आप हर चीज को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ वापस नहीं ला सकते। और अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, ठीक है, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज घूम रही है कि यार ये मैं, अब मेरा सब खत्म हो गया, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, वही एक रास्ता है, तो वो एक गलत थिंकिंग है, वो एक नेगेटिव थॉट्स है जो आपके माइंड में चल रही है। आपको वो किसी से डिस्कस कर लेनी चाहिए। और कभी भी जो ये सुसाइड वाला अटेम्प्ट है, ये एक सच में क्राइम है, क्योंकि आप तो करके निकल लोगे, पीछे वालों का जो हाल होता है ना, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अगर आपके माँ बाप, अभी आप कुंवारे हो, ठीक है, मैरिड नहीं हो, तो माँ बाप के बारे में सोचो। अगर आप मैरिड हो तो बीवी बच्चों के बारे में सोचो। और इतना समझ लो कि ये एक टाइम है जो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चले गए, अगर आप चले गए, फिर तो खत्म ना, वन लाइफ आपने वो खत्म कर दी, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। आप जिंदा हो तो सब कुछ कर सकते हो। एक छोटा सा एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ इसमें ना। दिल 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 ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है।
माना ये शाम गम की है, माना ये शाम गम की है, पर शाम ही तो है, चली जाएगी, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो जैसे कि रोहित आपने अभी तक अपने बचपन से लेके अभी तक की अपनी स्टोरी बताई है, जिसमें आपने अपनी मदर को खोया, अपने ब्रदर को खोया, फिर दूसरे ब्रदर को भी खोया। तो कभी आपको खुद नहीं लगा कि मेरे को इतनी एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ है तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ? कभी आपके दिमाग में नहीं आया थॉट? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आया। जब मैं, मतलब मेरे ब्रदर से पहले, जब मेरा भाई 2011 में, उससे पहले कभी शायद मैं एक दो बार कहूँगा कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि ये थॉट एक बार जनरेट हुआ, एक आधी बार बस लाइफ में, लेकिन मैंने उसको उसी टाइम वहीं पे रोक दिया। क्या है ना कि जब आप सोच रहे हो ना आपके साथ कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया आपके साथ, बहुत बड़ा, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं भी नहीं रहूँगा, जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी, मेरा जीने का क्या फ़ायदा, जीने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो जो थॉट्स है ना, वो या तो आपको वहीं रोक देनी है, ठीक है। एक तो उस तरीके से आप बच सकते हो उससे, अपनी थॉट्स को आपको कॉन्शियसली देखना है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि थॉट्स क्या होती है, इनको रोकना कैसे है, कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, ये कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन ये था कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था। मेरी एक आदत थी कि मैं, कुछ भी मेरे साथ नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो मैं पॉजिटिव ही सोचता था। देखो, परिस्थिति कैसी है वो मैटर नहीं करता, वो खराब है या सही है वो मैटर करता ही नहीं है। आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हो ना, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, तो आपको नेगेटिव चीज़ों में भी ना, या कुछ गलत में भी ना, आप सही को ढूंढ लोगे कि यार ये मुसीबत आ गई। नेगेटिव आदमी क्या कहेगा, एक मुसीबत आ गई आपके पास, नेगेटिव आदमी क्या बोलेगा, ओ भाई यार ये क्या हो गया, फंस गया, मर गया, फंस गया, मर गया, ठीक है। पॉजिटिव क्या बोलेगा, अच्छा वो आ गई, कल आती, आज आ गई, निपटा के खत्म करो। ये फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना फर्क है। और जब आप पॉजिटिव होकर किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो आप बहुत बेटर तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। क्यों? क्योंकि तब आप काम होते हो, और आपका माइंड सिर्फ तभी काम करता है जब आप एक काम सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर आप एंगर सिचुएशन में आ गए, गुस्से में आ गए, या आप सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो, कभी भी आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़, वो प्रॉब्लम आपको फंसाती चली जाएगी, आगे की आगे फंसाती चली जाएगी, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो, और आ गई तो घबराना नहीं, उनको फेस करो, तभी आप उनको ओवरकम कर पाओगे। तो मेरे माइंड में बहुत बार आया, बट ये था कि मेरा हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। तो और जब मैंने अपने मदर ब्रदर का सोचा, ठीक है, मुझे एक चीज़ पता चल गई कि अगर लाइफ है तभी आप कुछ कर सकते हो, और अगर लाइफ है तो आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, अगर आप जिंदा हो, कैसी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बड़े से बड़ा, मतलब आप, बड़े से बड़ा लॉस क्या हो सकता है, फिजिकल लॉस हो गया मेरे साथ, उससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता। फाइनेंशियल लॉस होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, और पता चलता है कि यार उसका ऐसा नुकसान था, उसने कर्जा देना था और वो मर गया, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या उससे कर्जा उतरा? नहीं। क्या उससे वो कर्जा कभी उतरेगा? नहीं उतरेगा। लेकिन अगर वो जिंदा रहता, और नुकसान देखो, उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, मैंने बहुत इंसिडेंट देखे हैं, ठीक है, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, आपके सामने जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके भी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव या जानकार होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन उससे वो सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम से भागना है, इट्स अ क्राइम, ठीक है। तो आप हमेशा ब्रेव होकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस प्रॉब्लम को फेस करो, तब आप फेस करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली थॉट जो है ना सॉल्यूशन के आएंगे, और आप ऐसा खुद सोचोगे नहीं, ठीक है। तो दो ही चीज़ें मैटर करती है, आई थिंक, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ब्रेवरी टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। तो इस सारी सिचुएशन में आपके साथ कौन था जिसके साथ आप डिस्कस कर लेते थे या अपनी बातें शेयर कर लेते थे? जैसे ब्रदर नहीं रहे, मदर नहीं रही, तो कोई पार्टनर होगा या तो, या फिर कोई अदर फैमिली का मेंबर होगा, तो ऐसा कौन सपोर्ट था आपका? गॉड। बट ये था, मैं आप गॉड का भी बता देता हूँ आपको, मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया पूरा इस टाइम पे, ठीक है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो हुआ भी है, मेरे बहुत सारे बिजनेस लॉसेस हुए हैं, मैंने, और भी ये जिम के अलावा भी मैंने बहुत काम किया, और मुझे ज़्यादातर लॉस ही हो उसमें सब में, इसमें भी काफ़ी हुआ है, ठीक है, बाय द वे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका बिजनेस एक मॉडल आपने खड़ा किया है,
आपने करोड़ों की संपत्ति एक खड़ी कर दी, आपको अगले दिन पता चल रहा वो जीरो हो गई, वो जीरो हो गई, ठीक है। अब एक परिस्थिति आपके पास ऐसी आ गई कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ होगी, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस भी मैंने देखा है कि फाइनेंशियल लॉस को ना झेलना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अगर मैसिव उस स्केल पर हो तो उस टाइम जब तक मुझे लॉसेस जैसे जैसे होते रहे वो मुझे स्ट्रॉन्ग करते रहे और मेरी कनेक्टिविटी ना गॉड से बनती रही, क्योंकि मैं चीज़ों को समझता रहा, मैं लाइफ को समझता रहा कि यार ये क्या है, ठीक है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मुझे वहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती थी, मैं शनि मंदिर जाता था तो मुझे वहाँ से होता था, मैं भोलेनाथ के मंदिर जाता था तो मुझे वहाँ से होता था। अब मैं किसी मंदिर नहीं जाता, मजे की बात देखो आप, अब मैं किसी मंदिर में ना जाता हूँ और ना मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब गॉड मेरे साथ है, ठीक है। आप मुझे बता दो कि एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे आपसे भी, क्या भगवान मंदिर में है? क्या आपको लगता है? तो हर जगह है। वो हर जगह है, ठीक है। और वो हर जगह है, बोलना और समझने में फर्क है। मैं इसको समझ गया, क्यों? क्योंकि मैंने फील कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। फील मैंने क्या कर लिया कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना सिर्फ एक एनर्जी से चल रही है, ठीक है। यूनिवर्स में आप कोई भी बात बोल दो वो होनी स्टार्ट हो जाती है, थॉट्स है ना चलनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गॉड तक पहुंच रही है, वो गॉड भगवान कहते हैं ना सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो वैसे ही करवाएगा। जो आप सोचोगे, जो आप अपने को बोलोगे वो होता चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बोलते हैं मेडिटेशन, मैंने बड़ी कोशिश करी करने की, बैठ जाता था ऐसे करके ओम, ठीक है। फिर वो कहते सांस से ऐसे करो वैसे करो, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। और जो कर रहे हैं ना, जो भी लोग कर रहे हैं वो होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सपोज आपने एक सिंपल चीज पूछता हूँ, आधा घंटा सुबह वर्कआउट किया, अब पूरा दिन आपका डाइट रूटीन खराब है, पूरा दिन आप ऐसे पड़े होके फोन देख रहे हो या लेट के आप लैपटॉप चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। अब आपका जब पूरे दिन का रूटीन है बहुत ही सेडेंटरी है। आधा घंटा वर्कआउट किया कि मुझे जिम जाना है, मम्मी ने बोला बेटा बाजार से वो सब्जी लिया, पैदल चल के जाना, नहीं, मौत आ गई उसमें, कौन करेगा काम घर के, अरे उसको बोल दो यार। और तो और पंखा एसी भी चलाना, भाई चला दियो, भाई फैन ऑन कर दे, आ तो रहा है तू, वो भी नहीं करेंगे। तो आप फिट हो सकते हो? वैसे नहीं हो सकते ना। इसीलिए सुबह अगर आप मेडिटेशन करते हो 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट, तो आप उससे माइंडफुल मेडिटेशन स्टेट में नहीं आ जाते हो। आपको पूरा दिन ही वैसा काम करना है, पूरा दिन, ठीक है। सुबह का मोटिवेशन भी आपका 12 बजे तक नहीं चलेगा। अगर सुबह 6 बजे मोटिवेट हो गए ना, 12 बजे डेड, ठीक है। फिर आपको 12 बजे दोबारा मोटिवेट होना है, फिर वो 2 बजे डेड। लंच कर रहे हो तो भी मोटिवेशन ले लो, डिनर कर रहे हो तो भी मोटिवेशन ले लो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो भी ले लो, ठीक है। अगर आप तीन चीज़ों को समझे नहीं कि यार गॉड से कैसे कनेक्ट होना है, मेडिटेशन क्या होता है, प्रेजेंट में रहना क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है, ठीक है, अपनी थॉट्स को वॉच करना क्या होता है। बेसिकली एक बच्चा होता है वो हमेशा मेडिटेशन स्टेट में रहता है, सिंपल है, वो प्रेजेंट में ही रहता है ना। कोई चीज़ छुन गई तो थोड़ा सा दुखी, फिर ठीक, और कोई चीज़ मिल गई तो वैसे खुश, ठीक है। उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो बोतल से भी खेलना चालू कर दे, उसे लगेगा पता नहीं क्या है यार, ठीक है, ये बोतल उसके लिए टॉय है, नहीं मुंह में लेता रहेगा, अंग अंग करता रहेगा, ऐसे कुछ भी करेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय ढूंढ रहा है, राइट। अब जब आप ऐसा काम करते हो और मेडिटेशन स्टेट में रहते हो, गुस्सा छोड़ देते हो, बहुत खुशी आ गई, बहुत बड़ी चीज़ आ गई आपके पास, तो बहुत उछलते नहीं हो, घमंड नहीं करते हो। इसी तरीके जब आपके पास बहुत बड़ा दुख आता है ना, तब भी आपको वो दुख तकलीफ नहीं लगती है, क्योंकि आप खुशी में इतना, खुशी में आपके रिएक्शन जो है ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर आप समझ जाते हो कि भाई मेरी गॉड से कनेक्टिविटी हो चुकी है, हर चीज़ में गॉड है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे गॉड नहीं है। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, आपके भी है, सिर्फ देखने के लिए ना वो सेंस चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी तक की आपने अपनी जर्नी बताई, थोड़ा सा बताएं कि फिटनेस कैसे आया लाइफ में आपके? देखो फिटनेस ऐसा था कि स्कूल में जब मैं था, जब मेरी स्कूलिंग थी
छोटे होते हैं, मैं शायद सेकंड थर्ड में होऊंगा, तो ना ये मार्शल आर्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्कूल में कि जो बच्चे मार्शल आर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिफ्थ तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होती है, आज तो बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार वो चीज़ आई तो बड़ा पता नहीं मार्शल आर्ट्स क्या होता है, तो मैं गया, मैंने क्लास एक, सबको ट्रायल मिला था काइंड ऑफ, तो मैंने वो क्लास ली और मुझे अच्छा लगा वो करके। वो जैसे वो सर थे, वो अपनी किक्स चला रहे थे, या देख के मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, मैं तो पता ही नहीं था हमें तो उस टाइम पे फिर मैंने घर में बड़ी ज़िद की, अपनी मदर को बोला कि मेरे को ऐसे 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 ये करना है। तो मेरे भैया और मैंने, हम दोनों ने ज्वाइन कर लिया वो, और मतलब उन्होंने थोड़ा उसी टाइम कर लिया था। मेरे को फिर थोड़ा उन्होंने देख के कि रुक जा तू, अभी पहले इसको बड़े को देखने दे क्या कर रहा, फिर देखेंगे। तो उन्होंने, भैया, हम फिज़िकली थोड़े जेनेटिकली फिज़िक हमारी स्टार्टिंग से हम एक्टिव रहे हैं। एक होता है ना कि एक कोई थोड़ा बच्चा कि भागने करने में फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा लो होता है, ऐसा नहीं था, हम स्टार्टिंग से एक्टिव थे। बचपन से मैं अपनी किक वगैरह फ्लेक्सिबल था, विदाउट एनी कोचिंग मैं कर लेता था, क्योंकि खेलते कूदते रहते थे। तो भैया ने क्या करा, फिर वो फर्स्ट कंपटीशन ही जीत गए उसमें, ठीक है। 2-3 फाइट हुई, वो जीत गए। अब मेरे को जोश चढ़ेगा उनको देख के, ठीक है। मैंने कहा मैं भी करूँगा, मैं भी चला गया। तो वो लग गए, वो कभी मतलब वो तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतना एक्सट्रीम ले जाएंगे, टांग कभी ऐसे खींचनी कभी वैसे खींचनी, उन्होंने तो बहुत एक्सट्रीम करा दिया। और वहाँ पे फिर ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा आगे नहीं गए, थोड़े टाइम 2-3 महीने किया होगा, फिर छोड़ दिया था। जैसे समर वेकेशन का टाइम था शायद, वो उस टाइम पे किया। उसके बाद फिर वो चीज़ छूट गई। फिर कहीं ना कहीं एक चीज़ दिमाग में बैठ गई, मार्शल आर्ट कोई चीज़ होती है। फिर वो ब्रूस ली, जैकी चैन, उस टाइम बॉडी बॉडी का होता नहीं था। फिर किसी एक बॉडी बिल्डर को देख लिया हमने, कोई रिलेटिव में था, उसने देखा ये बॉडी भी होती है क्या, ऐसे ढोला भी बनता है क्या, ऐसा भी होता है। कि पहली बार तो लगता ही है यार ये क्या चीज़ है। फिर वो क्या हुआ, फिर ये धीरे धीरे कोई आर्नोल्ड का पोस्टर आ गया कहीं से आके सामने, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो देखा ये क्या, फिर पता लगा यार पास में एक जिम है। तो ऐसी मैं एक दिन चला गया, तो मैंने ऐसे रोशनदान से देखा कुछ बंदे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे वहाँ पे, मतलब एक बेसमेंट में था वो, तो खिड़की होती है ना, रोशनदान होता है जो, उसमें से आप वेंटिलेशन के लिए, उसमें से मैंने देखा। तो अभी भी पूरा मैंने देखा कि यार कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। मतलब वो होगी शायद 9th स्टैंडर्ड में होगा उस टाइम में। फिर मेरे भैया, उन्होंने क्या करा, वो ज्वाइन ही कर लिया। मैं तो देखा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करा उन्होंने, और एक दोस्त के साथ वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे। उन्होंने, उनकी थोड़ी बॉडी बन गई, उन्होंने ऐसे करा, उनका डोला वोला दिखने लगा। मैंने कहा यार ये क्या सही है, मैं भी करूँगा ये तो वो भैया, एक्चुअली अपने भैया को देख के मैंने ज्वाइन किया, और वही मेरे आइडल भी हैं, मतलब मेरे इंस्पिरेशन वही रहे हैं उस चीज़ में भी। मार्शल आर्ट के लिए भी उनको देखा, उसके लिए भी उनको देखा, और मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट मैंने घर से किया, तो मैं बड़ा पतला था, 2 डंबल लिया जैसे कैसे करके, और घर में थोड़ा बहुत पूछ के ऐसे वैसे मार रहे हैं, उल्टे सीधे मारता है, थोड़ा बहुत उससे रिजल्ट मिला। मतलब 9.5 इंच का बाइसेप होगा तो वो 11 का हो गया। फिर मैं जिम चला गया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, और बस उसके बाद फिर रिजल्ट्स मिलने लगे। तो और वहाँ से वो जर्नी फिर ऐसी स्टार्ट हुई, फिर वो उसकी आदत डल गई। फिर वो चीज़ मैंने सोचा कि यार ये पैशन, ये हॉबी को क्यों ना प्रोफेशन में चेंज कर दो। फिर मैंने उसको उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और सर्टिफिकेट करके मैं इस फील्ड में आ गया। तो ऐसे ये स्टार्ट हुई, और फिर रुका नहीं मैं, अभी तक चल ही रहा है। तो सर्टिफिकेट की आपने बात की, सर्टिफिकेशन क्या क्या लगती है एक जिम ओपन करने के लिए, क्या क्या लाइसेंसिंग या सर्टिफिकेट लगते हैं? देखो, जिम अगर आपको ओपन करना है तो अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है लाइसेंसिंग वगैरह का। और इवन ऐसे बहुत से जिम ओनर हैं जिन्होंने विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जिम भी ओपन किया है। पहले तो कोई पूछता नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें होती थी देसी। बात करते हैं मतलब 2006-8 से पहले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी, सर्टिफिकेशन आने लगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप जिम ओपन कर रहे हो, तो जो भी उसको रन कर रहा है, या तो उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप खुद एक ट्रेनर होने चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है उससे। और एक आपको पता है कि यार अगर किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होती है, या उनको एक्सरसाइज कितनी करानी है कि उनको कोई उसका साइड इफेक्ट ना, कोई हार्म ना हो, क्योंकि जिम में बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, आपने देखा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो, और आप खुद ऑनर भी हो, तो वो प्लस पॉइंट है। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो, और फिर आप जिम कर रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मेक श्योर कि आपके मैनेजर, जिम स्टाफ जो भी होगा, जो ट्रेनर्स आप रखते हो, वो सर्टिफाइड होने चाहिए,
ठीक है, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप खाली बिजनेसमैन हो तो आपका मेक श्योर कि स्टाफ जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट जिम में हो सकते हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए थी आप उसको कैसे हैंडल करते हो क्लाइंट्स की सेफ्टी के पर्पज से। और लाइसेंसिंग की बात है तो जो बेसिक लाइसेंस ही होते हैं एमसीडी वगैरह से, या फिर और जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके टैक्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ यही सर्टिफिकेशन फिटनेस का ये चाहिए स्टडीज़ का, और उसके अलावा जो लाइसेंस चाहिए वो जो बेसिक चाहिए। हाँ, राइट। तो आपने कहा फिटनेस के सर्टिफिकेशंस, अब इंडिया एक 150 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, कौन कौन से पर्टिकुलर फिटनेस के सर्टिफिकेट्स चाहिए? अगर आप एलाबोरेट कर दें तो आई थिंक सबके लिए बहुत आसान रहेगा। देखो फिटनेस ट्रेनिंग जैसे जिम की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। क्रॉसफिट का सर्टिफिकेशन होता है, अलग अलग तरीका के, जैसे योगा एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वो अलग है, एक फॉर्म है, एक टेक्निक अलग है वो योगा, ठीक है। फिर आता है जिम, ठीक है, जिम का जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं बेसिकली जिम ट्रेनर। फिर आता है क्रॉसफिट ट्रेनर्स। देन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, एरोबिक ट्रेनर बहुत पिछला आपको सुना होगा, जुम्बा ट्रेनर, सब चीज़ों के सर्टिफिकेशन होते हैं। अब नया आ रहा है पिलाटे, है बहुत पुराना है, नया नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं थोड़ी यूनिकनेस के लिए पिलाटे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के अब आप डिपेंड ही करता है कि आप किस तरीके के ट्रेनर बन रहे हो। क्या आप जिम ट्रेनर बन रहे हो तो आपको पर्सनल फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन लेना है। आप क्रॉसफिट ट्रेनर बन रहे हो तो आपको क्रॉसफिट ट्रेनर का सर्टिफिकेशन लेना है, ठीक है। आपने लिख दिया कि हमारे जिम में सब कुछ होता है, एरोबिक, जुम्बा, ठीक है, जिम, कार्डियो, क्रॉसफिट, लेकिन आपके पास उस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं पर्सनल फिटनेस सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और सर्टिफाइड क्रॉसफिट ट्रेनर भी हूँ। तो मेरे जिम में हम सिर्फ यही कराते हैं, एक क्रॉसफिट सेक्शन है और एक जिम सेक्शन है जिसकी हमें नॉलेज है। एरोबिक्स हम कराते नहीं, जुम्बा हम कराते नहीं, ठीक है, पिलाटे वहाँ पे होता नहीं है। तो हमने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई जिस चीज़ में हम स्पेशल हैं, जिस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं, हम वही अपने जिम में कराएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से करा। अब मैं कहूँ कि हम ये भी कराते हैं, हम वो भी कराते हैं, और क्लाइंट को गलत बोल लें, ऐसा होता है बहुत जिमों में, ठीक है। क्रॉसफिट आपने लिख दिया लेकिन कोई भी कुछ भी उन्हें पता ही नहीं, वो रस्सी चला रहे हैं और समझ रहे क्रॉसफिट है, टायर उठा रहे हो समझ रहे क्रॉसफिट है। क्रॉसफिट रस्सी और टायर नहीं होता है, वो उससे बहुत ऊपर होता है। ओके। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कैलिस्थेनिक्स, अगर आपने सुना होगा। काफ़ी लोग जब जिम करने जाते हैं तो आजकल कैलिस्थेनिक ट्रेनर्स को काफ़ी ढूंढते हैं। व्हाट इज़ कैलिस्थेनिक्स और इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है इंडिया में? देखो कैलिस्थेनिक्स जो है ना, एक तो इसमें इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मे बी वो छोटा मोटा रिंग विंग चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या करना है कि पोल वगैरह चाहिए होते हैं, इन पे होते हैं कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स और एक उससे रिलेटेड होता है जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना बॉडी वेट से होते हैं, और ये बॉडी, इनमें अलग से वेट चाहिए नहीं आपको, ठीक है। जिम्नास्टिक करना है, कैलिस्थेनिक्स करने हैं, इनके लिए सबसे पहली बात ये कि हर कोई इसको कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्ट है जिम से ज़्यादा। जिम ईजी है, आप जाते हो, आपके पास इक्विपमेंट है, आपने कर लिया, आपके पास ऑप्शन है, 5 का डंबल है, 2.5 का डंबल है, 10 का डंबल है, 20 का डंबल है, एक मशीन है, उस पर आप वेट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कैलिस्थेनिक्स अगर आपको करना है तो आपको अपनी बॉडी पे, बॉडी लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पूरी बॉडी उठानी है आपको। आप अपनी बॉडी को थोड़ी काट के लगा दोगे, आपको पूरा वर्क करना है अच्छे से, और ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस मांगती है, प्रोग्रेशन मांगती है, ठीक है। ये वो स्किल है जो करने के लिए आपको सालों पहले उसका एक बेस क्रिएट करना है, ठीक है। जिम में आप जाओगे, पहले दिन से आप मशीन वर्कआउट, डंबल वर्कआउट कर सकते हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो, ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसको बोलते हैं, जो आपको फिर रिजल्ट देता है। लेकिन कैलिस्थेनिक्स जो है उसके लिए एक अलग इंटरेस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, हर कोई उसको नहीं कर सकता, और एक अच्छा आपको उसके लिए ट्रेनर चाहिए जो आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस कराए, क्योंकि उसमें इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कैलिस्थेनिक का थोड़ा जिम वगैरह से इस तरीके से डिफरेंट रहता है। राइट, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जिम। हाँ, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जिम ऑब्वियसली, और ये आप इसके लिए आपको स्पेशल जिम नहीं चाहिए, आप पार्क वगैरह में जाके भी ये कैलिस्थेनिक मूव्स कर सकते हो, ये उसका एक प्लस पॉइंट भी है। ऑलराइट।
हम सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे। बहुत ट्रेडिशनल वे में अगर कोई एक ट्रेनर बनना चाहता है, अंडरस्टूड आपने सर्टिफिकेशंस बताए, क्रॉसफिट अलग होता है, पिलाट्स अलग होते हैं, तो एक ट्रेडिशनल वे में एक बच्चा है 12 साल का जो आपको सुन रहा है और वो जानना चाहता है कि इससे नेक्स्ट स्टेप में ग्रेजुएशन से ही क्यों ना शुरू करूँ, तो क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस आप रिकमेंड करेंगे और कैसे कैसे कौन कौन सी डिग्रीज उनको लेनी चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनने के लिए? प्रोफेशनल ट्रेनर की वैसे तो डिग्रीज भी होती है, क्योंकि ऊपर लेवल के भी होते हैं कोर्सेज। बट अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनर बनना है, अब जैसे कि मैं हूँ या और बहुत सारे, मैक्सिमम जो है 90, मोर देन 95%, ये सब जो है ये सर्टिफिकेट होल्डर है, सर्टिफिकेशन है इसका। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, ठीक है, जो ये कराते हैं। अब मैं पर्टिकुलर का नाम तो क्या लूँ कि वो अच्छा है या वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको भी ट्रेनर बनना है उसको मैं बस ये बोलूँगा कि आप पहले तो अपने जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स, ठीक है, वो आप क्लियर कर लो सबसे पहले, इवन सर्टिफिकेट ज्वाइन करने से पहले भी, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेस कौन कौन सी किस तरीके की होती है। ठीक है, इतना आप थोड़ा स्टडी कर, आजकल बहुत सारी चीज़ें गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हो। बेसिक नॉलेज आप इकट्ठी कर लो, उसके बाद आप एक सर्टिफिकेशन आपको सर्च करना है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने ईसा से किया था, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज एसोसिएशन, ये यूएस बेस्ड है। उस टाइम मुझे अच्छा लगा, मेरे बजट में था। ठीक है, आज वो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपको दिखता है, कुछ जैसे कि यहाँ भी कराते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी होते हैं, YMCA वगैरह में, वहाँ पर उनके भी होते हैं छोटे मोटे। देन गोल्स है, देन K11 है, देन एस है, ACSM है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो अब आपको देखना है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग, और रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, कई बार वो कॉम्बो बना देते हैं, न्यूट्रिशन का भी साथ में डाल देते हैं। ठीक है, और CPR भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। तो आप देख लो कि किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है बजट के अकॉर्डिंग, और कौन से सर्टिफिकेशन वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रोहित, जैसे आपने बताया कि आपने सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग जो जो आपने बताई वो लगती है, तो बिजनेस कैसे शुरू किया आपने? सर्टिफिकेट तो मैंने 2008 में ही अप्लाई कर दिया था उसको, और मैं स्टडी करने लग गया था। और साथ ही साथ मैंने, जो मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, जो मेरी उस टाइम पे जॉब थी, वो छोड़ के, जिसमें मैं आराम से 22-23-25 हज़ार कमा लेता था, वो छोड़ के मैं अपनी फिटनेस लाइन की जॉब एज ए ट्रेनर, मैंने जॉब उस टाइम पे ज्वाइन कर ली, जिसमें मुझे शायद 7,000 रुपये मिलते थे, 8 घंटे के, 9 घंटे के। तो क्योंकि अब मेरे को उसमें स्विच करना था, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नॉलेज चाहिए थी। ठीक है, यहाँ मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ मैं उसका प्रैक्टिकल ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक जिम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सब कुछ चलता रहा साइड बाय साइड। देन फिर मैं साथ साथ मुझे क्या था कि बॉडी थोड़ी बहुत बनने लगी, तो मेरे दोस्त थे, ठीक है, ये नितिन भी उस टाइम मेरे साथ काम करता था, एक्चुअली वी यूज टू वर्क टुगेदर इन हार्टलैंड। तो वहाँ पे अब जैसे हम बैठते थे, कुछ थे, भाई तेरी बॉडी बन रही है, तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता? अरे मॉडलिंग कर, तू, तेरी जगह मैं होता ना मैं करता। तो इन्होंने पंप दे देगा ना मेरे को, वो थोड़ा कीड़ा घुस गया, मतलब मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार, बात तो है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, लीन फिजिक होती थी और मैं पतला, ऐसे फेस कट अंदर। तो फिर मैंने कहा वो भी ट्राई करता हूँ, क्या जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जिम की जॉब के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग में ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ मेरी स्टडी चल रही थी। तो 2010 में जब मेरा सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका था, मैं मुंबई में जॉब करने लग गया, अब एज ए ट्रेनर। दिल्ली छोड़ दिया, किसी ने बोला मॉडलिंग भाई वहाँ होती है, हीरो ना मुंबई में बनते हैं, दिल्ली में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा मैं तो हीरो बनूंगा तो चल मुंबई, मैं भी चला गया। अब वहाँ जाके मैंने देखा भाई ये तो बहुत महंगा है यार। यहाँ रेंट, अगर सपोज दिल्ली में कोई एक रूम लेता है तो कितना रेंट था उस टाइम पे, 2-2.5-3 हज़ार 1 रूम सेट। वहाँ पे 2 BHK का रेंट 25,000 उस टाइम पे, 2010। तो एक मिलता नहीं था वहाँ पे, जगह लेनी बहुत इजी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे तो आप 1 महीने की सिक्योरिटी देते हो, नहीं, वहाँ वो अमाउंट बोलते हैं आपको 2 लाख 4 लाख जमा करो, देन आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। तो वो फिर मैं कैसे ना कैसे अपने दोस्तों के थ्रू जान पहचान से वहाँ रहने लग गया। ठीक है, रेंट हम डिवाइड कर लेते थे। फिर देखा कि यार ये तो बड़ा महंगा, ऐसे चलेगा नहीं, तू जो थोड़े बहुत पैसे लाया भाई, ये अपने गाड़ी घर बेच के जो भी, मैं चला गया पैसे इकट्ठे करके, भाई इतने टाइम मैं वहाँ सर्वाइव करना मुझे। तो
मैंने कहा ये तो मेरा 3-4 महीने मुश्किल निकलेंगे भाई रोहित, तू अब कुछ कर। तो मैंने वहाँ भी फिर एक जॉब ज्वाइन कर ली। तो मॉर्निंग में मैं वहाँ जाता था और 12 बजे तक जॉब करी, देन फिर मेरे ऑडिशन वगैरह जो भी होते थे। तो उसके बाद फिर मेरे जो 2011 में एक इंसिडेंट हुआ लाइफ, जो मेरे छोटे ब्रदर का मैंने आपको बताया, फिर मैं आई केम टू दिल्ली, और उसके बाद मेरा फिर वहाँ जाने का कभी मन नहीं करा, क्योंकि ऐसे ही उस छोटे भाई ने मुझे बोला था कि भाई तू जिम क्यों नहीं खोल लेता यार, तेरी बॉडी वॉडी सही है। तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ आई। 2011 में मैंने अपना जिम स्टार्ट किया, मई के अंदर 2011 में। उसका नाम रखा द भीम जिम। भीम मैं अपने छोटे भाई को बोलता था, हम बोलते थे, वो हेल्दी था तो उसको भीम बोलते थे। तो मैंने वो नाम उसी को डेडिकेट कर दिया। मुझे यही समझ में ही आया, मैंने खोल दिया, ठीक है। और अच्छा खासा चल रहा है, आज उसका नाम है, सब लोग जानते हैं उसको कि भीम जिम किसका है और कैसा है, ठीक है। और बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। बहुत बढ़िया। तो आपकी जिम की लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नियर द्वारका मोड़। और एक जिम स्टार्ट करने के लिए मतलब कितना एरिया, कितना स्पेस मिनिमम रिक्वायर होता होगा? देखो, आज के टाइम में अगर जिम स्टार्ट करना है तो आपको जो एरिया है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा तो लोग उतना ही उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, और उतना वो मतलब उनको होता है कि यार ऐसा में ज्वाइन करें जहाँ पे कि उनको आसानी से मशीन्स मिल जाए और एक अच्छा खासा स्पेस हो, ताकि उनकी एक्सरसाइज अच्छे से हो पाए। ओके। हमने जिम के लोकेशन की बात कर ली, साइज की बात कर ली। अब थोड़ा सा टीम बताएं कि इनिशियल शुरुआत जब आपने जिम खोला तो आपकी टीम स्ट्रेंथ क्या थी उस समय? देखो, इनिशियल जब मैंने जिम खोला तब मेरे में सिर्फ एक फितूर था कि जिम खोलना है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो और मुझे सच बताऊं, ऐसा लगा भी नहीं उस टाइम पे कि इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने जिस जिम में मैं जाता था वहाँ पे एक ही बंदा होता था, एक सफाई वाला होता था, एक वो जो कोच है वहाँ का, जो ओनर है वो होता था। तो मैंने कहा कोच ओनर तो मैं हूँ ही, बन ही जाऊंगा, कोच तो मैं हूँ, ओनर मैं बन जाऊंगा, सफाई के लिए किसी को रख लूंगा। मैंने जिम खोल दिया। मुझे नहीं पता था कि यार मैं खोलूंगा और लोगों को जब ट्रेन करना स्टार्ट करूंगा तो शायद वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो मैंने सोचा नहीं। तो मैंने जिम खोल दिया और लोग आने स्टार्ट हुए। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई तो कितना करेगा, सुबह 5 बजे जिम पहुंच जाता है, 4:30 बजे उठ के, और रात को तू 10:30 बजे घर घुस रहा है, दिन में बस आता है, खाता है, चला जाता है। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने धीरे धीरे एक सफाई के लिए लड़के को रखा, वो भी मैं खुद ही कर रहा था थोड़े इनिशियल टाइम पे। मिलता नहीं है ना आपको एकदम से कोई बंदा मिल जाए। मैं, मेरे साथ में मेरे को हेल्प कराते थे मेरे भैया, ठीक है, और यार दोस्त कोई आता था तो मैं, तो भाई तू झाड़ू मार ले, मैं पोछा मार लेता हूँ, ठीक है। तो हम खुद ही लग जाते थे और हम उसको एक एक्सरसाइज समझ के ना फटाक से कर देते थे, कुछ था ही नहीं वो, ऐसे हो जाता था वो। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ भाई एक लिमिट होती है, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जोश होता है, आप कोई भी काम करते हो, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, अब तू थोड़ा थोड़ा अपना जो भार है ना उसको कम कर, किसी और को दे। तो ऐसे बस फिर स्टाफ वो 1 से फिर 2 फिर 3 ऐसे रहा। ओके, सो अगर फुल टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनिशियल फुल टीम स्ट्रेंथ आपने क्या रखी थी? तो इनिशियली जो टीम स्ट्रेंथ थी जो मैंने बनाई वो ऐसा ही था कि देखो, आपको एक तो सबसे ज़रूरी जो स्टाफ होता है ना, मैं समझता हूँ वो होता है हाउस कीपिंग, ठीक है। तो उसके लिए एक था, और एक मैं खुद, क्योंकि कोच ट्रेनर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि मुझे बहुत ट्रेनर चाहिए, लेकिन एक मुझे, मेरे पास एक ट्रेनर या हेल्पर आप उस टाइम पे समझो वो था। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे मुझे याद है, जो एक ट्रेनर और आता था, एक हेल्पर काइंड ऑफ समझो, दोनों चीज़ें समझता था, कि मैं कहता था यार तू ये उसको बता दे, सो नॉलेज थी वो था, और बाकी मैं ही देख लेता। बहुत वंडरफुल। कहने का मतलब कि आप टोटल 4 लोग थे, 4 लोग हैं। राइट? ओके, और अब आपके जिम की क्या टीम स्ट्रेंथ है? अब ऐसा है कि 2 या 3 ट्रेनर रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, कभी 2 मिनिमम ट्रेनर रहते हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है। आप या तो मॉर्निंग इवनिंग में दोनों ट्रेनर को रख लो, या मॉर्निंग अलग रख लो या इवनिंग। तो मेरे जिम में अभी मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेम ट्रेनर है फिलहाल, और थोड़े टाइम पहले 3 थे, एक छोड़ चुका है, तो अभी वी आर लुकिंग फॉर 1 ट्रेनर। उसके अलावा 2 हाउस कीपिंग में है जो क्लीनिंग देखते हैं। उसके अलावा एक भैया है जो मतलब कि जो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं मेरे साथ, कभी मैं नहीं होता, जैसे मुझे थोड़ा कुछ और काम करना होता है, मैं अपना ऑनलाइन स्टफ देखता हूँ, ऑनलाइन क्लाइंट्स देखता हूँ, तो वो उस चीज़ को देख लेते हैं। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो टोटल कितने की टीम स्ट्रेंथ? टोटल आप ये समझो कि उसमें हम 6 लोग तो हैं मिनिमम। 6 लोग 6 हैं। लोग।
वंडरफुल। एक्सपेंशन प्लान से कुछ आपका एक्सपेंड करने का? देखो, एक्सपेंशन प्लान एज सच अभी नहीं है। एक्सपैंड बेसिकली हमने इसको किया था, मैंने किया था खुद से, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अदर रीजंस आई हैड टू शट डाउन, वाइंड अप दैट सेकंड ब्रांच। और अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा ऐसा बर्डन है जो मैं पहले उसको अच्छे से मैनेज कर लूँ क्लाइंट्स को, उसके बाद इन फ्यूचर देखता हूँ, बट अभी एज सच देयर इज़ नो प्लान। हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, जैसे उनको अगर अपना जिम ओपन करना हो तो क्या बजट रहेगा, किस टाइप की मशीनरी उनको ध्यान रखनी पड़ेगी जो ज़रूरी है रखना जिम में, और मैन पावर तो आपने बता ही दिया कितना लगता है। देखो, अगर किसी को भी जिम ओपन करना है, कोई ट्रेनर है या कोई जो सोच रहा है कि यार मैं अपना जिम कर लूँ, अब ऑब्वियसली कोई भी जॉब करने के बाद आप सोचते हो कि मैं बिजनेस करूँ, या कोई ऐसा बंदा है जो जिसको पैशन है या फिर वो अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहता है थ्रू जिम, तो सबसे पहली चीज़ जो है उनको चाहिए, वो चाहिए नॉलेज। इवन जिम ही नहीं, कोई भी बिजनेस होता है तो आपको उस काम की डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपको फिर वो बिजनेस में सफ़र करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता है कि यार मेरे को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे प्रॉफिट को बनाना है, ठीक है, और कहाँ लॉसेज हो सकते हैं, जिन चीज़ों से मुझे बचना है, राइट। तो सबसे पहले आगी चीज़ नॉलेज, क्या आपको उसकी है, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत खोलना। कोई भी काम आपको करना है और उसकी आपको नॉलेज नहीं है, किसी के कहने पे आप कभी मत करना, आपको लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अब आपको जिम ओपन करना है, अब दूसरी चीज़ आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट, कि आपके पास कितना पैसा है जो आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और वो पैसा वो होना चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हो जो कि कंप्लीट रिस्क है। बिजनेस इज अ रिस्क, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिजनेस करा और चल गया, नहीं, उसमें आपको एसेट्स खरीदनी पड़ती है, ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, और वो चलेगा या नहीं चलेगा आप इसमें श्योर हो ही नहीं सकते। इट्स ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव, बट कब कौन सी चीज़ कैसे किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है आपको नहीं पता। तो मेक श्योर कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होनी चाहिए कि अगर वो खुदा ना खास्ता कि कहीं लॉस भी आपको हो जाता है, टोटल लॉस, तो आपकी लाइफ में उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपकी लाइफ तब भी ट्रैक पर रहनी चाहिए, ठीक है, दैट यू शुड बी एबल टू मैनेज योर लाइफ आफ्टर योर बिजनेस लॉस, ओके। तो अब आपकी कैपिटल डिसाइड होगी, इट्स ओके, हो सकता है आपकी 5 लाख की अगर कैपिटल का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी ओके है, अगर आप 50 लाख कर सकते हैं वो भी ओके, साइज मैटर नहीं कर रहा, आपकी आपकी कैपेसिटी मैटर कर रही है, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है फिर, अब आपके पास कैपिटल, आपके पास नॉलेज हो गई, कैपिटल हो गई, अब आपको क्या करना है, एक अच्छी लोकेशन देखनी है ऑब्वियसली। अब आप लोकेशन पहले देखोगे जो सही होनी चाहिए, उसके सारे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सही होनी चाहिए, आप ये सब चीज़ें देख लो और प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह बनाओ। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कर रहे हो तो भी आप प्रॉपर एग्रीमेंट आपके उसके रिटर्न में होने चाहिए, हर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आप किसी से भी पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा आप बिजनेस करो ही मत, ठीक है, ट्रस्ट पे बिजनेस मत करो, ठीक है। उसके बाद आती है देन इक्विपमेंट्स, अब वो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका अगर 10 लाख का बजट है देन यू विल हैव टू सी द इक्विपमेंट्स इन दैट रेंज, उस ब्रांड के लोगे। अब आप हो सकता है आपको पुराना कहीं सही मिल रहा है, आप वो भी देख सकते हो कि अगर उससे आपका काम चल सकता है, अदरवाइज आप न्यू आप आज के टाइम में परचेज करोगे जिनके लिए तो बहुत लो बजट है, ठीक है, 10 लाख, आप मैं फिर ये गाइड करूँगा कि अपने बजट को इंक्रीज करो, ठीक है, बट फिर भी अगर किसी तरीके से आप मैनेज हो जाते हो खोलने के लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी अराउंड 6.5 लाख से 7 लाख, उसमें मेरा अच्छा जिम खुल गया था, लेकिन वो टाइम बहुत पुराना था। आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छी चीज़ बनानी है, एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करना है, अच्छे इक्विपमेंट रखने हैं, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। तो जगह, लोकेशन, प्रॉपर एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, देन योर इक्विपमेंट विद इन योर बजट, वो सब आपको चाहिए, और वो फिर आप जब ये काम कर लेते हो देन आता है कि आपको सर्विस देनी है, ओके।
अब आपके पास पैसा था, एक आइडिया था, इन्वेस्टमेंट होगी, नाउ अब आप सर्विस आपको देनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है कि मुझे एक अच्छी सर्विस कैसे देनी है, मुझे उसके लिए क्या क्या स्टाफ चाहिए। ऑब्वियसली आपको ट्रेनर्स चाहिए अच्छे, ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसा स्टाफ चाहिए जो आपके जिम की देखरेख करे, जो आपके जिम में साफ़ सफाई रखे। तो ये सब चीज़ें और आपको ज़रूरी है। देन मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी थोड़ी ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है जो भी जिम खोलना चाहता है। आई होप इट्स क्लियर। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट 6.5 करी थी, वो भी आज से 1 डेकेड पहले, राइट? मोर देन अ डेकेड। तो आज के रेट में आप कह रहे हैं 10 लाख एक बहुत बेसिक है, आपको थोड़ा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप एक स्टैंडर्ड जिम खोलना चाहते हैं, राइट? ट्रू? अंडरस्टूड। सो अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट्स के, बहुत सारी कंपनीज हैं इक्विपमेंट्स में अगेन, राइट? और अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है, जैसे कि आपने कहा 50 लाख में भी एक बहुत अच्छा जिम ओपन हो जाएगा और आप उस बजट की चीज़ें ले सकते हैं, और जो 10 लाख या 12 लाख में भी कर रहे हैं वो अपने बजट की चीज़ें ले सकते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंस होता है एक हाई एंड ब्रांड में और एक नॉर्मल ब्रांड में, ऐसा कोई डिफरेंसेस होते हैं? बहुत डिफरेंस होता है। आप सिंपल ये समझ लो कि एक लोकल शू है, ठीक है, जो आप नॉर्मल दुकान से खरीद लेते हो। देन आ गया एक कैंपस, आ गया एक छोटा ब्रांड, फिर आ गया नाइकी, एक बड़ा ब्रांड आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंस होता है ब्रांडिंग का। अब अगर किसी का बजट 10-12 लाख है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जिम नहीं खुलेगा, खुल सकता है, ठीक है, बट उसके लिए उनको ना बहुत लो क्वालिटी इंडियन मैन्युफैक्चरर से इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। लो क्वालिटी इक्विपमेंट, क्योंकि आपको फिर एक एम्बियंस क्रिएट करना, आपको और बहुत सारे मैट करना है, शीशे लगाने पड़ेंगे मिरर जिम में, ऑब्वियसली ज़रूरी है। देन म्यूजिक सिस्टम और छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। और ये जिम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें 10 तो क्या, 50 तो क्या, 1 करोड़ तो क्या, 2 करोड़ तो क्या, 5 करोड़ तो क्या, आप 10 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे जिम जिनमें 10-10 करोड़ का खर्चा हो रखा है, और जिम है ऐसे, इससे इवन इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले जिम भी है, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में, मैंने बोला लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर लोग आपको 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे और आप वहाँ पे खर्च कर रहे हो 1 करोड़ 50 लाख रुपए, कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। तो यू हैव टू सी दैट कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देन उस पर रिटर्न जो आएगा वो भी आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है कि यार मैं अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगर 50,000 भी मिल गए तो इट्स ओके, लेकिन अगर मैं 50 लाख खर्च कर रहा हूँ तब मुझे 50,000 से नहीं चलेगा, क्योंकि तब मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी देखनी है, और वो जब आपको आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो 1000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वही इक्विपमेंट, इंडियन मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट, आप जो ब्रांड यूएस के हैं या बाहर के जो भी आउट ऑफ इंडिया अच्छे ब्रांड हैं जो रिकग्नाइज, वो आप 1 करोड़ के जिम में लगा के वहां से वो फीस नहीं ले पाओगे, क्योंकि आज सबको नॉलेज है ना, आपको पता है कि यार मैं कोई स्कूटर गाड़ी चला रहा हूँ तो उसका क्या कंफर्ट है, वो कितनी तेज भाग रही है, कितना पेट्रोल पी रही है। ऐसी जब आप एक इक्विपमेंट को जिम में यूज करते हो, आपको उसका पता चलता है कि ये इसका लेवल क्या है। इट्स अ हाई क्वालिटी इक्विपमेंट और इट्स अ लो क्वालिटी इक्विपमेंट, ठीक है। डिफरेंस पता चलता है। ज़्यादा रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट पे चाहते हो तो आपको वहाँ पे हाई एंड इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स रखना पड़ेगा। ओके। सो अब बात करते हैं एपीएम एंड एसएम की। एपीएम इज एक्सीडेंटल प्रिवेंटिव मेजर्स, एंड सेफ्टी मेजर्स क्या रखने होते हैं जब हम एक जिम ओपन करते हैं? सेफ्टी मेजर्स तो एक तो जो हर बिल्डिंग में होता है, जैसे कि फायर का, ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर जो हम एक्सीडेंटल जो बोलते हैं कि इसको जिम में, ठीक है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। अब जिम में एज सच एक्सीडेंट इतने नहीं होते, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि जैसे किसी का कभी सपोज करो ब्लड प्रेशर हाई हो गया या शुगर लेवल लो हो गया, ठीक है, या फिर ज़्यादा वर्कआउट की वजह से उसको वर्टिगो टाइप चक्कर आने लग गए, ठीक है। तो एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि अगर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हुई है तो क्या हुई है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को, आप देखा कितनी बार जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है। अब वो हार्ट अटैक आने का रीज़न क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, और वो उसी ट्रेनर को पता होगा जो एक्सपीरियंस है, जो सर्टिफाइड है, ठीक है। अब एक आदमी ने जिसने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, वो फर्स्ट डे आपके पास आया है, ठीक है, तो आप प्रिकॉशन लेके चलो कि आप उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज से यूज टू करवाओगे, ठीक है।
बट फिर भी अगर कम एक्सरसाइज में सपोज उसका बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, लोगों का पहले दिन शुगर लेवल लो हो जाता है और वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। उस टाइम पे जो भी ट्रेनर इसको देख रहा है या आपका जिम है, तो आपको उसी टाइम उनको कुछ ना कुछ मीठा देना है। फ्रूटी दे दो, कोई ग्लूकोन डी उनके मुंह में डाल दो, तो उनका शुगर लेवल आ जाएगा वापस। ठीक है, शुगर नॉर्मल हो जाएगी जो डिक्रीज हो गई थी। लो शुगर की वजह से वो कई बार उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात हार्ट अटैक वगैरह की, जैसे जिम में आ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जैसे कि एक नया इक्विपमेंट, सपोज गाड़ी या बाइक आप लेकर आते हो जैसे पहले दिन, तो वो बोलते हैं आपको धीरे धीरे चलाओ। ऐसे आपको धीरे धीरे आपके हार्ट को, क्योंकि एक मसला उसको रेडी करना है, एकदम से लोड नहीं देना है, तो हाई इंटेंसिटी पे नहीं आना, धीरे धीरे अपनी बॉडी को यूज टू करवाना उससे, तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। बिजनेस के वाले जो मैंने बताया आपको फायर रिलेटेड। सो एक्सीडेंटल प्रिवेंटिव मेजर्स की हमने बात की, तो आपको क्या लगता है सीपीआर ड्रिल्स होने चाहिए? देखो, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि एक जिम के अंदर जो ट्रेनर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और जब आपका सर्टिफिकेशन होता है तो आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। उसी में एक पार्ट होता है सीपीआर, जिसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यानी कि अगर किसी को सपोज अटैक आ भी गया, हार्ट उसका ब्लड पंप करना स्टॉप हो गया, काम करना, मतलब अभी इट्स जस्ट हैपन, तो आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। वो सीपीआर का एक मेथड होता है जिसमें आपको चेस्ट प्रेस करनी होती है, अगर उससे नहीं होता तो देन यू हैव टू गिव देम द ब्रीदिंग। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि वो होना चाहिए, हर ट्रेनर को एटलीस्ट जिम में पता होना चाहिए। जैसे हमने लोकेशन की बात की थी अभी, तो एक अगर कोई जिम ओपन करना चाहेगा, तो उसको लोकेशन कैसे ढूँढनी चाहिए कि जैसे ऑलरेडी कहीं पे 2 जिम हो, वहाँ पे उसको जिम खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? या उसको ऐसी जगह जिम खोलना चाहिए, जहाँ ऑलरेडी कहीं जिम ना हो? ऑब्वियसली जब आप कंपटीशन में जाते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी होती है कि ऑलरेडी वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे जिम खोल रहे हो, तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको ऑलरेडी जो क्लाइंट वहाँ जा रहे हैं, आपको बड़ा ईजी हो जाएगा लोगों को आपको फाइंड करना, क्योंकि आसपास आप खोलते हो। ठीक है, बट चेक करना होगा कि क्या कितने क्लाइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जिम वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी और मैं भी खोल लूँ तो मैं भी चल जाऊँगा। देखो, उस एरिया के लोग जो वहाँ जा रहे हैं उन्हीं में से आपके पास आएंगे, तो आप पहले से इतना श्योर हो जाओ कि भाई वहाँ पे जो क्लाइंटेज है मेरे अब 2 में जाती है तो 3 में डिवाइड हो जाएगी, 4 होंगे तो 4 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्लाइंट्स देख लेंगे, जल्दी इजीली ढूंढ लेंगे। अब आपको खोलना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उस वहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम क्या है क्लाइंट्स की। ठीक है, अब जहाँ पे आप खोल रहे हो, सपोज वहाँ पे टोटल क्लाइंट है 500 एक एरिया में, जिन्होंने जो जिम करते हैं ऑन एन एवरेज, और वहाँ पे ऑलरेडी 2 जिम है जिसमें सपोज 250-250 जा रहे हैं। अब एक और आपने खोल लिया, तो आपको ये देखना है कि यार मेरे पास कितने आ जाएंगे। अगर 150 क्लाइंट मेरे पास आता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी सर्विस भी दूंगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो क्या वो आपकी रिटर्न के लिए सही है, आपको उतने प्रॉफिट में यू आर सेटिस्फाइड? अगर ऐसा नहीं है और आप किसी और जगह खोल रहे हो जहाँ पे कोई जिम नहीं है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे क्लाइंट्स भी ना हो इतने करने वाले, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा एरिया का रिसर्च करो, और आप वो जो जिम जहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी भी थोड़ी रिसर्च करो, जो ज़्यादा जरूरी है, फिर आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ आपको जिम खोलना है। ओके, लोकेशन की हमने जैसे डिस्कशन वगैरह अभी किया, इसके बाद थोड़ा सा हम एम्फेसिस बिजनेस एंगल पे करना चाहेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई आपके बिजनेस में कैसे रहा। इनिशियली आपने वो जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई उसका आपको रिटर्न कितनी जल्दी मिल गया? देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में जिम खोला अपना, उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, और उस टाइम पे मेरे को रिटर्न बहुत जल्दी मिल गया था। ठीक है, मे बी विद इन 10 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि मेरा रिटर्न बहुत ज़्यादा भी नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि उस टाइम पर जिम में कंपटीशन लेवल इतना नहीं था। तब आप एक लो बजट जिम खोल के और आप ज़्यादा अर्न कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज के टाइम में अगर आप वैसा करना चाहोगे तो नहीं होगा, है ना। अब 10 साल पहले जो चीज़ चल रही थी वो आज तो नहीं चल रही। आज टाइम कुछ और है, कल टाइम कुछ और होगा। टाइम के साथ जो टाइम की डिमांड है, आपको उसको समझना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे वो हो गया, बट मैं आज वही चीज़ सोचूं कि यार मैं 6-7 लाख लगा के
पुराना इक्विपमेंट डाल के एक जिम खोल लूँ, तो आप खुद सोचो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है वो, क्योंकि आज टाइम की डिमांड कुछ और है और जिम बहुत सारे खुल चुके हैं। अगर मेरा जिम किसी को पसंद नहीं आता, वो कहीं और जाएगा, उसके पास उसको एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपने टाइम की डिमांड के साथ सप्लाई को मैच किया है, उतनी जल्दी ही आपका रिटर्न आ जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको रिटर्न आए ना, आप लॉस में भी जा सकते हो। राइट। तो हमने देखा कि आपने बताया आपका जिम जो है 2011 में आपने ओपन किया था और अब हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत सारे, आई थिंक सारे ही बिजनेस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का आपके करियर पे या आपके जिम पे कितना इन्फ्लुएंस पड़ा है और उससे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट रिटेंशन? क्लाइंट्स की बात करेंगे, ये देखो हर चीज़ के ना दो ही पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है उसका रिजल्ट, एक थोड़ा बुरा होता है, ठीक है? बट यू ऑलवेज विल हैव टू लुक टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। तो बेनिफिट ये हुआ है कि डिजिटलाइज होने से ना अब हर किसी को अवेयरनेस ज़्यादा जाती है, ठीक है? अब हर किसी को पता है कि यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में ऐसे खाने से, और अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरे को डिजीजेस प्रॉब्लम घेरती रहेगी, और जिम जाऊँगा तो ये फिट है, मैं भी फिट हो जाऊँगा। तो इसलिए बेनिफिट ये है कि अवेयरनेस फैली, अवेयरनेस की वजह से क्लाइंटेज बढ़ी है, सप्लाई अगर बढ़ी है, जिम्स अगर बढ़ रहे हैं, तो क्लाइंट्स भी वैसे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है? बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब हमें पता है कि एक जिम 100 से 150 एवरेज, आप ऑन एन एवरेज अगर मेरी एरिया की बात करते हैं तो आप 150 क्लाइंट ऑन एन एवरेज आप इकट्ठा कर सकते हो मंथली, उनको जोड़ सकते हो या उनको उनके साथ अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अब आपको देखना है कि मार्केटिंग आप अपनी किस तरीके से करते हो, अपनी सर्विस किस तरीके की देते हो, और उसको आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप भी डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हो, उतना आपको क्लाइंटेज आपका बढ़ता है, बेसिकली आपका ब्रांड जनरेट होता है, ठीक है? तो उसका अच्छा असर है डिजिटल मार्केटिंग का। तब नहीं था ये, तब आपको बोर्ड वगैरह लगाने पड़ते थे, बैनर लगाने पड़ते थे। आज वो टाइम नहीं करना, आज वो चीज़ें नहीं करनी। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग कर सकते हो और वहाँ से आप बिजनेस, अपने क्लाइंट जो लीड्स हैं वो जनरेट कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है, नुकसान मुझे नहीं लगता कोई है, बेनिफिट है उसका। जैसे जिम आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी अच्छा जिम बना लो, लेकिन एक कंपटीशन तो हर बार फेस करना पड़ता है। मतलब आपके एरिया में भी 2-4 जिम होंगे जो आपके कंपटीशन में होंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन-कौन है? देखो 2-4 नहीं है, पहली बात तो आजकल आप ऐसा कह सकते हो कि हर गली है, दूसरी गली में जिम है, तो 40-50 ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है? हर महीने एक जिम खुल जाता है, अभी खुले हैं पीछे। रही बात कंपटीशन की, तो अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपटीशन जो आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको हेल्दी तरीके से सोचो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने सर्विस या प्रोडक्ट में चेंजेस कर लो, ठीक है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है लॉन्ग टर्म में, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हर कोई बिजनेस खोल देता है, पर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपको सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, एक्वायर करने पड़ते हैं, समझ लो, वो हर कोई नहीं कर पाता। तो कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आप उस कंपटीशन को हेल्दी वे में ले रहे हो। एक कंपटीशन, जितना कंपटीशन जिस भी फील्ड में है, उससे बेनिफिट जो होता है वो डायरेक्ट होता है कंज्यूमर को, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ठीक है? जैसे कि सपोज करो जनरल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर हैं, आजकल कितने हैं, एक डिस्काउंट देता है 10 रुपये 10% का, दूसरा कर देता है 20% का, उसमें किसका फायदा? हमारा फायदा। एक से केचप 150 रुपये की मिल रही है, दूसरे से हमें 125 की मिल रही है, तो हम किस पे जाएंगे? 125 वाली पे, ठीक है? बट वो 125 वाली ने कभी हमें बिलिंग के लिए खड़ा कर दिया 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो हम किस पे जाएंगे? 150 वाली पे हम जा सकते हैं, क्योंकि जिसको 25 रुपये का फर्क नहीं पड़ रहा वो 150 वाली पे जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जिम अगर महंगा है, आप कंपटीशन में किसी से महंगे हो, तो अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर दो, आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। आप उनसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ, उनसे इंटरेक्शन अच्छी रखो, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत ईजी है, आपको बस छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो आपके क्लाइंट्स को बेनिफिट देंगे। तो आपको कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए, उसको बल्कि उसमें आप कैसे सबसे टॉप पे आ सकते हो, ये कोशिश करनी चाहिए।
सो अब बिजनेस एंगल की एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बिजनेस आपका 13 इयर्स ओल्ड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, द बीम्स जिम। एबिटा आपके बिजनेस का एनुअल क्या रहता है? देखो पहले की अगर बात करें, हम प्री कोविड थोड़ी सी बात करें, तो उस टाइम पे अब डिपेंड करता है, धीरे धीरे ना ये ग्रोथ हो रही है इस चीज़ में, जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि पहले हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो 10 to 15% था। आज अगर मैं बात करूं, और ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता बाय द वे, कई बार आपको आपको आपकी लोकेशन का रेंट ज़्यादा होता है, आपके बिजली बिल ज़्यादा आते हैं, आपका स्टाफ सैलरी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और आप उसमें कट डाउन नहीं कर सकते, बट सेल की एक लिमिट है कि कितना आप उसमें कर सकते हो, क्लाइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट एक एरिया से आप कितना खींच सकते हो, ठीक है, देन आप उसमें पर्सनल ट्रेनिंग, कितना प्रॉफिट आपके पास, बिजनेस माइंड कितना है, तो वो धीरे धीरे सीखते सीखते करते आज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो पहले कभी 10 to 15% हुआ करता था, अब हम 35% तक इसमें कर लेते हैं बीटा। दैट्स वंडरफुल। तो जितने व्यूवर्स ये सुन रहे हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं अपना फिटनेस इंडस्ट्री में बिजनेस खोलने का, उनके लिए ये थी बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आपके पर्सनल अचीवमेंट्स को लेके। जैसे कि हम सब जानते हैं मिस्टर दिल्ली थे आप 2013 में, थोड़ा उसकी डिटेल्स दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि कैसे मिस्टर दिल्ली 2013 हैपेंस। देखो, जिम मेरा एक बिजनेस बन गया था, बॉडी बनाना मेरा शौक था, और लोगों को ट्रेन करना मेरा अब प्रोफेशन था। तो हॉबी और प्रोफेशन दोनों मिक्स हो गए। अब आप कोई भी काम करते हो, जब आप एक गोल लेके चलते हो कि यार मुझे सक्सेसफुल बनना है, ठीक, और उसके लिए आपको जिस भी आप फील्ड में हो, उसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि आप ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एक पोस्ट है आपकी छोटी, सपोज आप नॉर्मल एक पोस्ट पे हो, देन आप सोचोगे यार मैं कभी इस फर्म का एमडी बन जाऊं, ठीक है, या चेयरमैन बन जाऊं कहीं का। तो ऐसे ही अगर आप जिम की फील्ड में हो, फिटनेस फील्ड में हो, तो बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो आपको एक टाइटल दे देती है, जिसमें compete करके आपके पास एक टाइटल आ जाता है, और वो टाइटल फिर आपके क्लाइंट्स को आप दिखा सकते हो, या कोई वो आपकी अचीवमेंट्स को बेसिकली दिखाता है कि यार इन्होंने मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया इस लेवल तक गए हुए हैं, तो इनका एक लेवल है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मेरे मन में आया, जिम खोलने के बाद मैं नॉर्मल ट्रेन कर रहा था, पर कंपटीशन की बात आई, वो बन गया, वो बन गया, ऐसा चल रहा है आपके पास, तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। फिर मैंने 2013 में सोचा compete करने का। कब सोचा? मैंने 2011 में सोचा। तो 2011 लास्ट में दिसंबर मंथ तक, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जिम खोला था, इतनी जल्दी नहीं, फिर मैंने वो आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो पूरा 2012 प्लस 13 हाफ, मतलब कंपटीशन ऐसे होते हैं कई बार सितंबर अक्टूबर, तो वो 1.5 साल का ऐसा पीरियड था जो मैंने उसकी प्रेप करनी स्टार्ट करी कंपटीशन के लिए। नॉर्मल एक्सरसाइज से हट के होता है वो, उसके लिए आपको अलग से करना पड़ता है, उसका वर्कआउट, वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, कि कब आपको मसल गेन करना है, फिर कब आपको कंपटीशन टाइप में बॉडी श्रेड करनी है। तो वो भी जिम खोलने के बाद ही मैंने सोचा और compete किया। 2013 में मैंने पहली बार 4 कंपटीशन के अंदर, जिसमें मेरी फर्स्ट प्लेस आई, एक में सेकंड, एक में थर्ड, एक में फोर्थ, और वो बहुत बड़े कंपटीशन थे। तो 2013 फर्स्ट टाइम मैंने compete किया, और 4 मेरे पास मेडल आए, 4 ट्रॉफी आई, ये था, वो मेरी स्टार्टिंग थी। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ ना हमने ऐसी देखी है जो वायरल हुई है, लोग कंपटीशन के लिए जाते हैं, जब उनको पोजीशन नहीं मिलती है तो वो अपनी, कई बार जैसे सेकंड उसको पोजीशन मिली है, वो बंदे अपना मेडल, कभी अपनी ट्रॉफी वहाँ फेंक के चले जाते हैं, स्टेज पे झगड़ा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब फेयर होता है या फिर इसके पीछे कोई पार्शियलिटी हो रही है? देखो, मैंने कम से कम 7-8 कॉम्पिटिशन्स में मिनिमम, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, compete किया है, और एक भी कंपटीशन ऐसा नहीं गया है जहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होती। क्योंकि ये देखो डिसीजन ना, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये नीरज चोपड़ा थ्रो में अभी कल ही लेके आए अपना मेडल, सिल्वर मेडल आया है, ठीक है। अब पता है कि यार एक आपको जैवलिन थ्रो करना है, सबको दिख रहा है कि वो डंडा जो स्टिक जाएगी और वहाँ पे रुक जाएगी, और उसको आप मेजर कर लोगे। लेकिन बॉडी को आप थोड़ी कैसे मेजर कर लोगे कि यार यही जीत गया। आप तो देखोगे, इट्स अ सब्जेक्टिव, कि मुझे इसकी बॉडी अच्छी लग रही है, तुझे इसकी लग रही है, 3-4 जज बैठे हैं, मुझे वो लग रहा है,
समझ रहे हो? उसमें कोई क्लियरली आप विनर को अनाउंस नहीं कर सकते। अगर आपको बोले कि देख भाई नीरज का थ्रो दूसरा है, ज्यादा दूर गया है, किसका गया, आप बता दोगे। लेकिन अब मैं बोलूँ 3 बंदे खड़े, बता किसकी बॉडी सही है, कौन फर्स्ट है, आप कहोगे वो जिसने यार लाल वाला कॉस्ट्यूम पहना ना वो, मैं कहूँगा ब्लू वाला, कोई और कहेगा ब्लैक वाला। इट्स सब्जेक्टिव। तो इसमें ना हेरा फेरी बड़ी इजी तरीके से होती है। हर बार हुई है, मेरी प्लेस जहाँ सेकंड आनी थी वहाँ थर्ड आ गई, जहाँ फर्स्ट आनी थी वहाँ सेकंड आ गई, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कोई ऐसा नहीं है कि एथलीट्स को उठाने के लिए किए जाते हैं। जितने भी ये देख रहे हैं ना, सच्चाई ये है कि जितने भी लोग करते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। हाँ, एक दो को ज़रूर उठाएंगे क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है, फीसें इकट्ठी करनी है, फिर उन्हें वो चाहिए, स्पॉन्सर्स चाहिए, ठीक है। वो एक जगह लेते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, वो अपने जो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए आते हैं अपना स्पेस खरीदते हैं। तो पार्शियलिटी इसमें होती रही है, आज भी होती है, कल भी होगी, रुक नहीं सकती है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में छोटे से लेके बड़े तक होती है, ठीक है। और इसमें एक फेयर डिसीजन मुझे नहीं लगता कि कभी कोई निकाल सकता है। और एथलीट्स का जो है वो कोई अपना प्राइस फेंक रहा है या कोई बोलता है, कंट्रोवर्सीज होती रहती है, वो सही है, वो ऐसा होता है, ठीक है। कई बार होता है कि एथलीट्स को लगता है कि हर किसी को लगता है मैं सही हूँ, मुझे लगता है मैं सही हूँ, उसकी बॉडी कम थी, लेकिन वो भी कौन डिसाइड करेगा, बात समझ रहे हो? वो कौन डिसाइड करेगा, जजेस करेंगे। मुझे नहीं पता ना, वो जो जज बैठा है वो इसका फर्स्ट आने वाले का कोच है, उसका रिश्तेदार है, या उसने उसको पैसे दिए हैं, या क्या है, मुझे नहीं पता। तो वो आसानी से जीत सकता है, ऐसा वो मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2017 लास्ट मैंने बॉडी पावर में एज ए क्लासिक फिजिक में मैंने कम्पीट किया। तो क्या हुआ, मैं टॉप 10 में नहीं आया, 11 मेरी, मैं टॉप 10 में नहीं आया। तो लास्ट में टॉप 10 होते ना ऑल ओवर इंडिया में, उसमें नहीं आया। टॉप 15 लिए थे लास्ट में, उसमें से मैं टॉप 10 में से बाहर हो गया, 11 थे शायद, पता नहीं, ठीक है, ऐसा था। मैं टॉप 10 में नहीं आया, तो मैं नीचे आ गया स्टेज से ना। मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब टॉप 10 में भी नहीं। मुझे तो उम्मीद थी कि इस टाइम अच्छी प्लेसिंग आनी चाहिए थी क्योंकि मेरी फॉर्म अच्छी थी। तो एक ही जगह पर बहुत बड़ा होता है, बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी पावर, और साथ में हो रहा था जेरई क्लासिक 2017 IFBB क्लासिक फिजिक में। मैंने प्रो के लिए हो रहा था, प्रो एथलीट के लिए मैंने क्लासिक फिजिक में वहां पे भर दिया। मैंने कहा यार इसमें ट्राई करता हूँ, ठीक है। अभी ये कंपटीशन हो, 15 मिनट बाद दूसरा कंपटीशन होता है, वही सेम एथलीट फर्स्ट पोजीशन वाले को छोड़ के, वही 9 के 9 जिस टॉप 10 में नहीं आया था वो उस स्टेज पे आते हैं और मैं आता हूँ, ठीक है। और साथ में टोटल 41 एथलीट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, 14 सिटी में से 3-3 बंदे, ठीक है। एक बंदा नहीं आता, एक शॉट होता है, तो 41 लड़के होते हैं। अब हम उस स्टेज पे, यूट्यूब पर वीडियो है, तो आप देखोगे अब जो 9 बंदे वहाँ मेरे से ऊपर चले गए थे, अब वो यहाँ है सेम। बट फिर भी मैंने कहा यार तू लड़, तू फाइट कर, ठीक है ना, क्यों, मेरा वही सिस्टम है, पॉजिटिव वाला देखी जाएगी, ठीक है, कि परिस्थिति कैसी भी हो आप कैसे लेते हो वो देखो। मैंने वहाँ कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया, जो मैंने सोचा नहीं था। वो और भी ज़्यादा टफ होता है, मुझे लगा बॉडी पावर ईजी है, जेरई क्लासिक टफ होता है, ये रहने दे, इसमें तेरी प्लेस आ जाएगी। तो मैं वहाँ पे मैंने कम्पीट किया, और पोजिंग करने के बाद लास्ट में क्या होता है, जो वहाँ पे सेकंड आया था वो यहाँ पे 7th आता है, 7th प्लेस। और जो मैं टॉप 10 में नहीं आया था वहां पर, मेरी यहाँ पे 3rd प्लेस आती है ऑल ओवर इंडिया। आप समझ रहे हो? अब पार्शियलिटी का सिस्टम लेवल समझ लो, पता क्या चलता है कि वहां जो जज बैठे हैं उसी के लड़के हैं वो, उन 2-3 को वो ट्रेन करता है, ऑनलाइन बाहर से आता है ट्रेन करता है। तो वहां से फिर मुझे सब बकवास लगने लगी, ठीक है, मुझे पर्सनली। मैंने कहा ना कोई एथलीट की इज्जत होती है, आज भी नहीं होती है, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स की तो रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि स्टीरॉयड ले रहा है और बॉडी बनी जाएगी और वो कर ही लेगा। स्टीरॉयड लेके भी बहुतों की बॉडी नहीं बनती है, वो भी एक आर्ट है। स्टीरॉयड लेना और बॉडी नहीं बन गई, स्टीरॉयड वो भी एक आर्ट है कि आप कैसे अपनी डाइट, वर्कआउट और नॉलेज को इकट्ठा गैदर करके और आप एक बॉडी बनाते हो। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार अपना शरीर खराब करो, फिर इस तरीके की पार्शियलिटी, कोई इज्जत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्या मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं अपना शरीर क्यों खराब करूँ। बस वो 2017 लास्ट था, तो मैंने वो चीज़ फिर छोड़ना बेटर समझा। आई क्विट दैट बिकॉज ऑफ, क्योंकि
स्टीरॉयड हार्मफुल है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार फैमिली है, मेरी एक लाइफ खुद की है, थोड़ा कम कमा लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, बट लेट्स गो नेचुरल जितना हो सकता है। दैट्स वंडरफुल। जैसे आपने बताया 2011 में आपने सोचा, फिर आपने वर्कआउट शुरू किया और 2013 में यू हैव वन मिस्टर दिल्ली, राइट? तो क्या स्टेरॉइड्स का कोई गेम था या कंप्लीट वर्कआउट? देखो ऐसा होता है, स्टीरॉयड्स के बिना तो आप स्टेज पे चढ़ने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आज के टाइम में अगर 100 इन्फ्लुएंसर को ये आपके जो लोग व्यूअर्स हैं ये देख रहे हैं, ठीक है, मैं भी हूँ या कोई और भी है, इनमें से 99% लोग हैं झूठ बोलने वाले, समझ लो, झूठ की भाई हम हैं नेचुरल। नेचुरल बॉडी की एक लिमिट होती है, ठीक है। वो डंबल उठाते हैं तो उनकी नसें आ जाती हैं, बॉडी इतनी श्रेड होती है, ठीक है। आप करते हो तो आपकी बनती नहीं। आप सीधा समझ जाओ ना कि भाई वो ऐसा, वो भी वही डंबल उठा रहा है जो तू जाके उठाता है, वो भी वही चावल खा रहा है जो तू खा रहा है। अलग से क्या हो रहा है कि वो एनाबॉलिक्स ले रहा है, स्टीरॉइड्स, ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड ले रहा है, जो यूज़ करने की वजह से उसकी बॉडी में मसल ग्रोथ जो है, रिपेयर और ग्रोथ का प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फैट जो है वो कट डाउन हो रहा है। हाँ, उस टाइम 2013 में स्टीरॉयड, मतलब 2011 तक मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, मेरे को बहुत नफरत थी इनसे। इवन प्रोटीन भी यूज़ नहीं करता था मैं, बहुत रेयर यूज़ करता था। पहले पैसे नहीं होते थे, फिर जब पैसे हुए तो मैंने 1-2 बार लिया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ऐसे चलने दो, नेचुरल। 2012 में स्टार्ट किया स्टीरॉयड लेना, 2013 स्टीरॉयड का यूज़ करा, अच्छे से करा, ठीक है, सब करते हैं। और फिर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कहीं भी जहां बिना स्टीरॉयड के कोई नेचुरली compete करता है। जो नेचुरल कंपटीशन भी होते हैं उसमें भी स्टीरॉयड यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने नेचुरल में भी किया हुआ है, और वहाँ वही लड़के थे जो स्टीरॉयड यूज़ करके दूसरे कंपटीशन में compete कर रहे थे, जिनकी ड्रग रिपोर्ट में आ रखा है कि भाई इसने दुनिया भर के स्टीरॉयड ले रखे हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो सबको पता ही है कि उसके लिए आपको स्टीरॉयड यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी स्टेरॉइड्स के बारे में आपने बताया कि आपने भी 2013 में अच्छे से यूज़ किया है, तो इनकी कोई लिमिट होती है, इनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों को यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अभी करते हो कि नहीं करते हो? 2013 मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे कंपटीशन लड़ना था, और विदाउट उसके वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको स्टेज से नीचे उतार दिया जाएगा, ठीक है। 2015 में भी मैंने किया, क्योंकि मैंने तब भी कंपटीशन किया, 17 में भी किया, क्योंकि तब भी। अब मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे अभी कोई कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स अगर परसेंटेज में बोलूँ तो 100% होते हैं। स्टीरॉयड मेडिसिन है, उसके साइड इफ़ेक्ट 100% होते हैं, उसको चाहे मेल यूज़ करे, चाहे उसको फीमेल यूज़ करे। अगर आप उसको कम यूज़ करोगे तो कम साइड इफ़ेक्ट होगा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर कोई बहुत ही नोन ट्रेनर जो आज के बने हुए जो भी है ट्रेनर, आप देखते हो कि यार ये बंदा बड़े मिस्टर इंडिया निकाल रहा है, ये बंदा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को रेडी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ किसी का बाप भी स्टीरॉयड अगर आपने अपनी बॉडी में डाला है, वो साइड इफेक्ट को नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। उसका साइड इफेक्ट रोक नहीं सकता, बट कम कर सकता है अपनी नॉलेज से। अगर मैं एक स्टीरॉयड का सॉल्ट आपको यूज़ कराता हूँ, एक मेडिसिन आपको देता हूँ, तो उस मेडिसिन का जो फ्यूचर साइड इफ़ेक्ट होगा या करंट में जो होगा, तो उसके लिए मैं एंटी स्टीरॉयड क्या आपको देता हूँ या क्या यूज़ कराता हूँ या पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या रखता हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात को। वो चीज़ अगर मुझे पता है तो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने से रोक सकता हूँ, बचा नहीं सकता हूँ। कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने तो भैया बॉडी बनाई इसलिए ना कि आप जो खाओगे उसका एक बाय प्रोडक्ट आएगा। खाना खाते हैं बाय प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मेडिसिन लेते हैं उसका भी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके हार्ट पे बहुत असर पड़ता है, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी डिजीज़ हो सकता है अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स वीक है, ठीक है। हार्ट अटैक्स जो होते हैं स्टीरॉयड ज़्यादा अब्यूज़ करने से वो भी नॉर्मल है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट 100% होते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, कोई भी कैसे भी यूज़ कर ले। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह या कोई ऐसे कंपटीशन में कम्पीट नहीं करते हो और आप फिर भी यूज़ कर रहे हो, तो आप मैं बोलूँगा कि आप
या तो आप बहुत भोले हो, ठीक है, और या फिर आप गधे हो, ठीक है। तो अब आप देखो कि आप भोले और गधे हो तो दोनों मत बनो, यूज ही मत करो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कंपटीशन है, अब आपको नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए फिर उसमें मैं तो राय नहीं दूंगा, आपको आपका खुद का डिसीजन है क्या करना है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में होता है, क्या स्टेरॉइड्स लेने से इम्पोटेंसी होती है मेन में? ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ स्टीरॉयड लेने से इम्पोटेंसी होती है, क्योंकि अगर आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट को पूछो, जो सेक्स के डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी दुकान उनसे चल रही है जो स्टीरॉयड लेते हैं, है ना। कोई भी मेडिसिन है ना, वो साइड इफेक्ट दिखा सकती है, कोई भी। आप बुखार की भी कोई दवाई लोगे, उसके साइड इफेक्ट पढ़ लेना, वो भी होंगे ऐसे, ठीक है। तो उसको मेन कारण नहीं कह सकते। हाँ, स्टीरॉयड प्लस एक्सट्रीम वर्कआउट्स, ठीक है, या गलत तरीके का वर्कआउट या गलत तरीके का अगर आपका न्यूट्रिशन है, आपको वो चीज़ पता ही नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जो आपके स्ट्रेस को बहुत क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपका स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो सबसे बड़ा तो रीज़न इम्पोटेंसी का होता है स्ट्रेस, और वो चीज़ क्रिएट होती है हार्मोनल इम्बैलेंस से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो इसको इनडायरेक्टली करता है, और किसी किसी केसेस में डायरेक्टली करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है इन चीज़ों का, ठीक है। आप अपनी बॉडी की जो नेचुरल जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो फिर बॉडी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। और स्टेरॉइड्स की बात करें तो प्रोटीन में भी क्या स्टेरॉइड्स होता है? मतलब कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार प्रोटीन मत खा, इसमें स्टेरॉइड्स है, प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। तो प्रोटीन लेना सेफ है क्या? देखो, प्रोटीन जो हो गया ना, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो हमें डाइट से मिलता है, क्लियर। अब हमें ये भी नहीं पता कि पनीर कैसे बन के आया है, जो चिकन आया है क्या उसके इंजेक्शन लगा था, हमें नहीं पता, बट हम खा रहे हैं उसको, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको नहीं पता कि जो डब्बा प्रोटीन का आप यूज़ कर रहे हो, सप्लीमेंट पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हो, वो लोकल मेड है या उस पर सर्टिफिकेशन है या नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। फेक सप्लीमेंट आते थे, उसमें स्टीरॉयड होता था, टैबलेट्स आती थी, डेक्सोना, प्रैक्टिन, डैनाबोल, एनाबोल, प्रोटीन में तोड़ के डाल देते थे, जो बंदे को रिजल्ट दिखाती थी और उसको लगता था यार प्रोटीन अच्छा है, तो वो चलते भी थे। आज के टाइम में ऐसा कम है, करते हैं लोग, हमने कभी नहीं किया ऐसी चीज़ों का, ना हमने कोई ऐसा कोई फेक प्रोडक्ट कभी खुद मैंने यूज़ किया है, कभी किसी को करवाया, ठीक है। तो लोग करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा होता था, मैं कहता हूँ आज बहुत कम रह गया है, वो भी छोटे छोटे जिमों में शायद हो सकता है, अदरवाइज आज सप्लीमेंटेशन सारा ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट सप्लीमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई चांस नहीं है कि आपको गलत चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो प्रोटीन सेफ है, बट आप सेफ जगह से उसको बस आपको खरीदना है। तो मतलब प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं अगर हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो अनसेफ है, क्योंकि आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप एक एक्सेस वर्कआउट में कर रहे हो, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो आपका मसल वीक होगा, आपका फैट फिर गेन होगा, क्योंकि आपका बॉडी का मसल ही तो होता है जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर आपका मसल ही आपने रिपेयर करके उसकी ग्रोथ नहीं करी, उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे नहीं, फिर आप सोचोगे क्या होगा। तो इसलिए प्रोटीन आप पहले डाइट से पूरा करने की सोचो, अगर डाइट से आपको नहीं होता देन यू शुड सप्लीमेंट प्रोटीन इन योर डाइट शेड्यूल। सो एक और चीज़, आई थिंक हर फीमेल का जो सुन रही है उनका ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या फीमेल सिक्स पैक एप्स बिल्ड कर सकते हैं विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल, और कितना लंबे समय तक रहता है सिक्स पैक एप्स? पहली चीज़ तो है कि हर कोई नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स, बॉडी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो और फीमेल्स का बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो मेल से बिल्कुल उल्टे होते हैं। सपोज हमारा अगर 85-90% टेस्टोस्टेरोन जो है वो डोमिनेंट हार्मोन है, तो फीमेल्स का एस्ट्रोजन होता है, और उनकी बॉडी में 10-15% टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड योर मसल्स, ओके। तो फीमेल्स में ये चांसेस कम रहते हैं एब्स बिल्ड करने के, एक्टोमॉर्फ फिजिक्स इनकी होती है, लीन जो ऑलरेडी होती है वो कर सकती हैं बाय द टाइम, बहुत श्रेडिड लुक नहीं आ सकती, बट यस थोड़ा थोड़ा कि विजिबल है। लेकिन जिसकी बॉडी इस टाइप की, उसकी बॉडी में बहुत फैट है, और वो बहुत सारा फैट था और उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि स्टीरॉयड्स फीमेल्स भी यूज़ करती हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि आजकल फीमेल्स भी स्टीरॉयड यूज़ कर रही है, जो
लड़कों के स्टीरॉयड यूज़ करने से भी खतरनाक है, ठीक है? उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो एब्स का ऑब्सेशन है और उनको ट्रेनर कोई बोलता है ये टैबलेट ले लो, ये वाली ले लो, इससे ये हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, इससे आपका मसल बिल्ड हो जाएगा, और वो यूज़ कर लेते हैं, फैट बर्नर यूज़ कर लेते हैं, तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, किसी के बंद हो जाते हैं, किसी के 3-3, 6, 4-4 महीने नहीं होते हैं, फिर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उन्हें फिर थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी पीसीओडी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको जनरेट होती है, और स्ट्रेस डिप्रेशन तो उनको होना ही है, वो रोक नहीं सकते फिर इन फ्यूचर, ठीक है? तो एब्स यस बना सकते हैं वो, एक बहुत लॉन्ग टर्म तक जो अपना वर्कआउट अच्छे से और डाइट का ध्यान रखते हैं, प्लस उनका बॉडी टाइप उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? दोनों चीज़ें, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। सोशल मीडिया की जैसे अभी बात हुई थी, काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी सारे मतलब रील्स हमने भी देखे कि 6 महीने में पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा देते हैं लोग, कि इतना फैट था, 150 किलो का आदमी 60 किलो 70 किलो का पूरा सिक्स पैक एब्स के साथ। ये पॉसिबल है? देखो, 150 किलो का आदमी 60 किलो का लाना बड़ी एक बहुत डिफिकल्ट बात है वैसे तो। 150 किलो वाले ने 100 किलो पे आ गया 6 महीने में, ये नेचुरल पॉसिबल है, ठीक है? 100 पे आ गया, 95 पे आ गया, मतलब 50 किलो अगर आपको रिड्यूस करना है 6 महीने में, तो इट्स पॉसिबल, हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं हो सकता, बट अब डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब वो सुन के मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं देख के बता सकता हूँ, ज़्यादा आइडिया मुझे लग सकता है कि उसके अगर बहुत बॉडी श्रेडिड हो गई है, या अब उसके जो वेन्स विजिबल हो गई हैं और मसल की डेफिनेशन बहुत इंप्रूव हो गई है, तो चांसेस पूरे हैं कि उसने स्टेरॉइड यूज़ किया है, ठीक है? बट अगर किसी ने नेचुरल भी किया है, 50 किलो 55 किलो वो कर सकता है, ठीक है? तो उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेरॉइड यूज़ करके ही हो सकता है। मतलब पॉसिबल है हाँ, पॉसिबल है। 6 महीने में? देखो 60 किलो मतलब आप समझ लो 150 किलो में से आपने 2 आदमी निकाल दिए, अब 1 बचा आपका, समझ रहे हो? तो 60 किलो तो नहीं होगा, मतलब ये है कि 80-90 किलो तक पॉसिबल है। एक आदमी निकाल सकता हुए, मेरे क्लाइंट्स हुए 155 किलो से वो 85 केजी तक आए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? नेचुरल आए हैं वो, लेकिन उनको टाइम लगा 1.5 साल, ठीक है? ये 5-6 महीने का खेल नहीं है, बट 5-6 महीने में पॉसिबल है 50 किलो रिड्यूस करना, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने वो भी देखा है। सो जो वेट लॉस के लिए शेक्स या फिर फैट बर्नर्स बहुत आसानी से हर केमिस्ट पे भी मिल जाते हैं, ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, क्योंकि आजकल बड़ा है, अच्छा दिखना एक ऑब्सेशन के साथ साथ एक जरूरत हो चुकी है। अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो बहुत सारे लोग स्क्रूटनाइज करते हैं और जज करते हैं आपको, तो आजकल तो बड़ा मैंडेटरी हो चुका है। तो क्या लेना चाहिए शेक्स और इतने आसानी से मिलने वाले फैट बर्नर जो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं? फैट बर्नर शेक पे तो मैं बाद में आता हूँ, उससे पहले ना जीरा पानी, कुकुम्बर वाटर, ये चिया सीड वाला पता नहीं इसका पानी, नींबू पानी, ठीक है? ये सारी बातें हैं ना, बकवास की है, और ऐसी बकवास की बात है फैट बर्नर्स की, और ये जो शेक वेक आते हैं उनकी, ठीक है? आप समझो मेरी बात को, आपने जीरा पानी पी लिया सुबह 7 बजे, ठीक है? और 9 बजे आपने खा लिए परोठे आलू के, ठीक है? या आपने परोठे का आपका मन नहीं कर रहा, आपने खा लिए छोले भटूरे, चलिए यार परोठे 3 दिन हो गए खाते खाते, आज छोले भटूरे खा लेते हैं, ठीक है? तो जीरा पानी तो गया, किसी गिनती में है नहीं वो, ठीक है? अब आप ये समझो कि वेट लॉस फैट लॉस का जो कैसे होता है बॉडी में, हमारी बॉडी को भटूरे, जीरा पानी, फैट बर्नर किसी चीज़ का नहीं पता, उसको प्रोटीन शेक उसको पता ही नहीं है। उसको तो बस ये पता है कि क्या कार्ब्स आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, या फिर फैट आ रहा है, फैट कौन सा आ रहा है, ठीक है? अब नितिन, मुझे इतना पता है नितिन आ रहा है, या धारणा आ रही है, या फिर वो आ रहा है या वो आ रहा है, ठीक है? मैं नहीं देखा, मैं भेदभाव नहीं कर रहा कि वो धारणा कैसे कपड़े पहन के आई है, नितिन क्या पहन के आया है, ठीक है? ये दोनों एक साथ आ रहे हैं या दोनों अलग अलग, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे को पता है कौन कैसे आ रहा है और मुझे उससे कैसे बात करनी, कैसे ट्रीट करना है। ऐसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी को सिर्फ ये पता है कि भाई कार्ब्स आ रहा है और कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, फैट आ रहा है कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, और कौन सा फैट आ रहा है, गुड फैट आ रहा है, बैड फैट आ रहा है, ट्रांस फैट आ रहा है, सैचुरेटेड आ रहा है, अनसैचुरेटेड आ रहा है। बॉडी सिर्फ ये करती है, उसको फिर बॉडी उसको जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको तो ब्रेक डाउन करते हैं उनका, और वो फिर धीरे धीरे उनका
स्टोरेज होता है या फिर एनर्जी में यूज होता है, ऐसा होता है। तो फैट बर्नर भी आप लेके, फैट बर्नर लेने के बाद भी आपको डाइट का ध्यान रखना है, अपने वर्कआउट का ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप वेट लॉस के प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। फैट बर्नर आपको बस थोड़ी सी जैसे एनर्जी टाइप दे देगा। अब डिपेंड करता है कि फैट बर्नर अलग तरीके के होते हैं कि उसमें है क्या, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो अगर आप ये सोचते हो कि फैट बर्नर लेके फैट लॉस होगा या वेट लॉस होगा, तो बिल्कुल गलत है। बिना उसके ज़्यादा बेटर होगा, आपके पैसे बचेंगे। और जो ये शेक्स हैं, ये भी अगर आप सोचते हो कि ये लेकर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपके एपेटाइट को रिड्यूस करते हैं टेम्परेरी, आपको फुल एक सेटाइटी फीलिंग देते हैं कि यार मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कम खाना है। और जैसे आप इन प्रोटीन शेक्स को, फैट बर्नर को छोड़ते हो, तो वो फीलिंग डबल तरीके से पावर पैक आपको बाउंस बैक करती है और आप फिर ज़्यादा खाते हो और जल्दी वेट गेन कर लेते हो। यही रीज़न होता है कि 95% से ज़्यादा लोगों का वेट रीगेन हो जाता है। कम तो कर लेते हैं, सस्टेन नहीं रहता। पर एक ऐसा मतलब एक अफवाह भी है कि फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू करती रहे जिम, जब वो छोड़ती है वो वेट गेन करती है ज़्यादा हमेशा, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फीमेल है चाहे मेल है, जॉब करोगे सैलरी मिलेगी, ठीक है। कोई तुम्हारा यहाँ पे बैठा नहीं है मामा चाचा जो आपको फ्री में सैलरी देगा। बस ऐसे ही फिटनेस जाके वर्कआउट करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, कैलोरीज को बर्न करोगे, तो आप पतले रहोगे, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, ठीक है। बॉडी भी आपकी तो है नहीं, बॉडी है आपकी, बॉडी नहीं है आपकी, नहीं है। ये आपका साथ तभी देगी जब आप इसका साथ दोगे, अदरवाइज बॉडी भी आपकी नहीं है। राइट। तो जैसे कि हमने काफ़ी डिस्कशंस कर लिए और हमें बहुत कुछ फिटनेस का भी पता चला, फिटनेस इंडस्ट्री के बिजनेस का भी पता चला। एक लास्ट आपसे ये हम बोलना चाहेंगे कि गुरु मंत्रा दे दीजिए उन सभी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, या जो सुन रहे हैं, जो मन में सोच के बैठे हैं कि बिजनेस खोलेंगे फिटनेस का, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गुरु मंत्रा। देखो, फिटनेस का ही नहीं, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना, आपका कोई भी एम है, जब भी आप अपने तन मन और धन से किसी भी काम को करने में लग जाते हो ना, तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं और वो काम होना होता है, उसको पूरा होना होता है। अगर आप उसमें अपना तन मन धन लगाओगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि एक प्लान स्ट्रेटेजी बनानी है। जिस भी बिजनेस को आप करना चाहते हो, फिटनेस बिजनेस करना चाहते हो, जिम खोलना चाहते हो, आप पहले उसकी नॉलेज गेन करो, देन आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर उसकी लोकेशन, और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी नॉलेज रखो और उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो डेफिनेटली आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस आपको लगे रहना है, ठीक है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाती है। वाह, ठीक है? बहुत ये ही करना। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था आपके साथ ये सारा डिस्कशन। और अब अगले पॉडकास्ट के लिए मैं और नितिन लेकर आएंगे एक बहुत ही नया बिजनेस मॉडल। ये था हमारा फिटनेस बिजनेस पॉडकास्ट। आई होप आप सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अब हम लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।